नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आपके साथ में हूं अभिषेक सतवर्तम और मेरे साथ है मेरे दो सहयोगी मानसी दवे हैं और शरद दुबे हैं। और हम शुरुआत कर चुके हैं पावर ट्रेड की। कल बाजार में लगातार दूसरे दिन कंसोलिडेशन का फेज रहा। हालांकि निफ्टी और निफ्टी बैंक हल्की तेजी के साथ बंद जरूर हुए, लेकिन दायरा बहुत ही सीमित रहा और बाजार की कहीं न कहीं नजर अब अगले ट्रिगर्स पर है। जो ट्रिगर्स आएंगे वो आएंगे टैरिफ को लेकर कि भारत और अमेरिका के बीच किस तरह की डील होती है, और उसके बाद 10 जुलाई से टीसीएस के नतीजों के साथ रिजल्ट सीजन की धमाकेदार शुरुआत हो भी जाएगी। तो बाजार वहां पर फोकस करके चल रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, ट्रेंड रिवर्सल के कोई संकेत है नहीं। ऐसे में आज आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या गिरावट खरीदारी का मौका बनेगा? अगर हाँ तो निफ्टी में या निफ्टी बैंक में बेहतर मौके कहां हैं ये जानेंगे। और अगले 2.5 घंटे में आपको हम शेयरों को लेकर, इंडेक्स को लेकर, रिपोर्ट्स को लेकर बहुत ही विस्तृत तरीके से गाइड करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं केनरा बैंक हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी बाजारों की मिली-जुली चाल। डाउ जोन्स लगातार चौथे दिन तेजी के साथ 400 अंक चढ़ा तो नैस्डैक 160 अंक लुढ़का। S&P 500 पर भी दबाव। फिलहाल डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स करीब 25 अंक ऊपर। ट्रंप का टैक्स एंड स्पेंडिंग बिल सेनेट से पास। एशियाई बाजारों से मिले जुले संकेत। गिफ्ट निफ्टी 25 अंक चढ़कर 25,650 के पास। जापान का बाजार निक्केई 400 अंक नीचे। कॉस्पी पर करीब 50 अंकों का दबाव। कच्चा तेल $67 के पास। डॉलर की कमजोरी से सोने को मिला सपोर्ट। कॉमेक्स पर भाव $3350 के करीब। घरेलू बाजार में चमके सोना चांदी। सोना $1200 चढ़कर $97,000 के पास। लगातार दूसरे दिन एफआईआईज ने की बिकवाली। कल कैश में 1970 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। वहीं लगातार दूसरे दिन डीआईआईज ने कैश में 771 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। जून में हीरो मोटो की कुल बिक्री बढ़कर हुई 5.5 लाख यूनिट। वहीं एक्सपोर्ट भी दोगुने से ज्यादा बढ़ा। मारुति सुजुकी की कुल बिक्री 6.25% घटी। घरेलू बिक्री में भी 12% की गिरावट। एशियन पेंट्स के खिलाफ सीसीआई का बड़ा एक्शन। बिरला ग्रुप की एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस के आरोपों पर शुरू की गई जांच। ल्यूपिन की आंख की दवा को यूएसएफडीए से मिली मंजूरी। कंपनी के पीथमपुर यूनिट में होगा दवा का उत्पादन। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को मुआवजा देगी सरकार। पेट्रोलियम मंत्री का बयान। एलपीजी पर हुए नुकसान की करेंगे भरपाई। ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर लगी मोहर। 3 एसएमई आईपीओज वंदन फूड्स, मार्क लॉयर और सिडार टेक्सटाइल का आज है आखिरी दिन। मार्केट एक्सपर्ट की तीनों ही आईपीओज में अवॉइड की सलाह। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से बर्मिंघम में शुरू होगा दूसरा टेस्ट मैच। 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 से आगे है इंग्लैंड। स्वागत है आपका पावर ट्रेड में। और ऑफ कोर्स सबसे पहले मैं बता दूं कि अगले जो 1.5 घंटे हैं यहाँ पे पूरा एक्शन पैक रहने वाला है। न्यूज़ फ्लोज बहुत सारे हैं और देखिए ग्लोबल क्यूज़ में भी डेवलपमेंट आ रहा है, डोमेस्टिक में भी जो नंबर्स आ रहे हैं और थोड़े दिन में अर्निंग्स भी आने लगेंगे। तो ऑफ कोर्स मार्केट जो है कंसोलिडेशन फेज में ज़रूर है, लेकिन न्यूज़ फ्लोज बहुत है, एक एक करके हम आपको बताएंगे। और इम्पोर्टेंटली कमाई के मौके कहाँ आते हैं इस मार्केट में, वो भी हम आपको पॉइंट आउट करेंगे। लेकिन चलिए अभी थोड़ा फोकस कर लेते हैं कि 4 अहम बात क्या है, बाजार के क्या बड़े संकेत है जिस पे हमारी नज़र होनी चाहिए। सबसे पहले जो है यूएस मार्केट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है मिले जुले संकेत देखने मिल रहे हैं। ऑफ कोर्स इंडियन आईटी कंपनीज के जो है एडीआर और जो है यहाँ पे अच्छे लेकिन मोमेंटम देखने मिल रही है। तो आईटी स्टॉक्स पे भी अलग से नज़र रखिएगा और ये पॉइंट हमने कल भी आपको बता दिया था। डाउ चढ़ा हुआ है लेकिन नैस्डैक यहाँ पे फिसला हुआ है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे अभी भी सपाट है और जो जिस तरह ग्लोबल क्यूज़ आ रहे हैं, खास करके डोनाल्ड ट्रंप की जो कमेंट्री आ रही है जापान को लेके और ऑफ कोर्स कल इलन मस्क को लेके भी था, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि वॉलेटिलिटी जो है बहुत देखने मिल रही है। एशियाई बाज़ार अभी कमज़ोर ट्रेड कर रहे हैं। वही अगर हम बात करें तो जून के ऑटो सेल्स पे तो यहाँ पे जो है आफ्टर मार्केट आज जो है हीरो मोटोकॉर्प और मारुति के नंबर्स आए थे। दोनों ही नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लार्जली एक्सपेक्टेशन से इनलाइन थे, उतना भी खास नंबर्स नहीं देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें जून के ऑटो सेल्स के आंकड़े तो अभी भी मिक्स्ड आए हैं, कुछ ऐसा आउट परफॉर्मेंस नहीं देखने मिला। हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री बढ़ी है, वही मारुति की थोड़ी सी कमज़ोर बिक्री ज़रूर रही है। और आखिर में एशियन पेंट्स पे नज़र रखेंगे। अब यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी इन्वॉल्व हो चुका है, इनके खिलाफ एक एक्शन आया है। और ऑफ कोर्स ये जो एक्शन शुरू हुआ है ये जो है ग्रासिम पेंट से हुआ है, बिरला ग्रुप से, जो हाल ही में बिरला ओपर्स का एंट्री हुआ था। तो डीलर्स
इंसेंटिव्स को लेके या इन्वेंट्री मैनेजमेंट को लेके जो है ये बात आई है। और याद रखिए एशियन पेंट्स का 53% से ज़्यादा का मार्केट शेयर भी है डेकोरेटिव पेंट में। तो ये 4 अहम बड़े संकेत है जिस पे हमारी नज़र होनी चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स अगर हम बात करें तो ग्लोबली जो है मानसी बहुत सारे मूवमेंट्स आ रहे हैं। ट्रम्प के तो हर एक घंटे में बयान चेंज हो रहे हैं और हमें पता ही नहीं चला अब ट्रिगर क्या रखे। आज तो वो बिल पास हो चुका है जो बिग ब्यूटीफुल बिल कहते हैं। अब वो ब्यूटीफुल है कि बिग है पता नहीं हमें। और 9 तारीख को एक बहुत बड़ा टैरिफ डेडलाइन भी आने वाला है। अभिषेक, मानसी। बिल्कुल बिल्कुल, गुड मॉर्निंग शरद। और इनफैक्ट विदेशी बाजार की यूएस मार्केट्स की इन पर्टिकुलर बात करें तो मिले जुले सेटअप जरूर है, लेकिन ये जो डेवलपमेंट्स जिनकी आप बात कर रहे हैं अब क्या है, अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स जो हैं उन्हीं डेवलपमेंट्स के इर्द गिर्द जो है ट्रेंड करना शुरू हो चुके हैं, बिकॉज बड़े हैं। बिग ब्यूटीफुल बिल की जहां आप बात कर रहे हैं, बिग है, ब्यूटीफुल है या क्या है, वहां की इकोनॉमी भी काफी हद तक उसे लेकर कह सकते हैं कि संदेह में है। काफी हद तक कई सारे अर्थशास्त्री है, एक्सपर्ट्स हैं, वो भी ये कहते हैं कि हम नहीं समझ पा रहे कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या कुछ कर रहे हैं। और हाँ, टैरिफ की डेडलाइन आ रही है और यूएस इंडिया के बीच जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इनफैक्ट अक्रॉस द ग्लोब कई सारे देश हैं जो कि यूएस के साथ बातचीत कर भी रहे हैं, लेकिन भारत के साथ टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा आशावादी, ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं और लगातार उनकी तरफ से बयान भी आ रहे हैं और टैरिफ फ्रंट पर बयान आ रहे हैं। और ख़ासतौर से जो इंडिया को लेकर उनके बयान आए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानना। भारत के साथ एक अलग तरह की डील कर सकते हैं अगर प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। यूएस की कंपनियों को अगर ज़्यादा मौका भारत देता है तो फिर एक बेहतर डील की संभावना भी है, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। और पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आते हुए एटलीस्ट भारत के लिए, और इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स यूएस के साथ लगातार बातचीत कर रहे थे और ये डेवलपमेंट्स इस वक्त आते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि 9 जुलाई के टैरिफ की डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ा सकते। इस पर भी काफ़ी अटकलें चली थी। इस हफ्ते की शुरुआत में ही ये लग रहा था, बयान भी आ रहे थे, इनफैक्ट व्हाइट हाउस से ही बयान आ रहे थे कि हो सकता है कि हम डेडलाइंस को बढ़ाएं, हो सकता है कि उसे वैसे के वैसे रखें, लेकिन हमारा जो मन करेगा टैरिफ के सिनेरियोज पर वो डिसीजंस हम लेंगे। लेकिन अब ताज़ा बयान ये है कि डेडलाइन जो है वो तो जारी रहेगी। इसके अलावा जापान के साथ टैरिफ को लेकर भी ट्रंप के बयान आए हैं। राइस एक्सपोर्ट्स की बात जो जापान ने नहीं मानी, इसके चलते ट्रंप जो है जापान से थोड़ा सा अड़े ज़रूर हैं। उनका ये कहना है कि टैरिफ होगी जापान के साथ और जिस तरह की डील होने की संभावना है, जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं उन्हीं लेवल्स पर टैरिफ होते हुए और रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाएंगे जापान पर, इस पर कोई संदेह नहीं है। निर्धारित टैरिफ जो है वही देना होगा। साथ ही सीनेट में बिग ब्यूटीफुल बिल पास जरूर हुआ है, लेकिन 51-50 के वोट से ये पास हुआ है। टैक्स एंड स्पेंडिंग बिल अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जाएगा जरूर और कुछ रिपब्लिकन सीनेटर्स इनफैक्ट अंदर के ही जो लोग हैं उन्होंने भी बिल की आलोचना की है, उसके खिलाफ वोटिंग भी की है। और उपराष्ट्रपति जेडी वांस जो हैं उन्होंने जब वोट दिया तो टाई ब्रेकर 51-50 का ये बिल पास होता हुआ दिखा है। सो ये सारे डेवलपमेंट्स हैं और इन डेवलपमेंट्स के इर्द गिर्द लेकिन भारत के लिए पॉजिटिव ये है कि यूएस और इंडिया के बीच जो ट्रेड को लेकर टॉक्स हो रहे हैं उस पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं हैं वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव आई हैं। विदेशी बाजार में अगर इंडेक्स वाइज देखेंगे यूएस के मार्केट्स मिलीजुली चाल दिखा रहे थे। बीती रात हमने देखा लगातार चौथे दिन डाउ में तेजी जरूर दिखी, लेकिन नैस्डैक और S&P बिकवाली का दबाव झेल रहे थे। एशियाई बाजार इस वक्त मिले जुले संकेत दे रहे हैं। ऑलमोस्ट 30 to 35 पॉइंट्स के गेंस के साथ गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इंप्लाइड ओपन आप देख पाएंगे। कच्चे तेल की चाल जो है वो सीमित है, ब्रेंट क्रूड $67 के आसपास, लेकिन सुरक्षित निवेश के तौर पर ये जो सारे इतने डेवलपमेंट्स हो रहे हैं विदेशी बाजार में, ग्लोबल इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन, गोल्ड एंड सिल्वर की शाइन जो है बढ़ती हुई और उसमें भी सिल्वर लगातार आउट परफॉर्म करता हुआ, तो एक्सपर्ट्स की अगर माने तो सिल्वर पर आगे और ज़्यादा तेजी बढ़ने के पूरे आसार हैं। ऑल इन ऑल सेटअप विदेशी बाजार से मिक्स हैं, लेकिन काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हैं। आने वाले दिनों में भी 9 जुलाई तक ये डेवलपमेंट्स और कई सारे एडवांस अपडेट्स आते हुए भी दिखेंगे जो वक्त वक्त पर हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो विदेशी बाजार के संकेत तो ये हुए, लेकिन भारतीय बाजार के लगातार 2 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद आज की तस्वीर कैसी नजर आएगी, इस पर अब फोकस करना चाहिए। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बाजार खुलने से पहले स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ क्या हैं और FIs और DIs का एक्शन। लगातार दूसरा सेशन अभिषेक का जब हमने देखा कि FIs की तरफ से बिकवाली और DIs जो हैं वो खरीदारी का ट्रेंड दिखा जरूर रहे हैं। इनफैक्ट FIs के अगर ताज़ा आंकड़ों की बात करें, कल के सत्र में कैश में 1970 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे थे, सो वापस से पुल आउट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है मानसी, एक्चुअली आप देखिए मतलब
क्वांटम बहुत छोटा है, हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में भी बेचा है शरद एफआईज ने, लेकिन अगर आप लॉन्ग होल्डिंग देखेंगे तो वो लॉन्ग होल्डिंग थोड़ी सी बड़ी है, 36.4 थी जो बढ़ के हो गई है 36.66। तो राहत है, देखते हैं कि क्या ये ट्रेंड रिवर्सल होता है एफआईज के फ्रंट पर। उम्मीद तो करेंगे क्योंकि अपनी कोई दिक्कतें हैं नहीं भारतीय बाजार में, मैक्रोज अपने अच्छे हैं और जो कुछ संशय उनके मन में चल रहा होगा कि नतीजे कैसे आएंगे 10 तारीख से साफ होने शुरू हो जाएंगे, तो वह मुश्किल 8 दिन रह गए हैं। देखते हैं कि एफआईज के फ्रंट पे क्या होता है। लेकिन जो लॉन्ग होल्डिंग में देखा था कि 39% के आसपास चली गई थी, अब वो एक रेंज में ही है, वहां से वो बढ़ नहीं रही है, ये जरूर है। और 63% एफआईज शॉर्ट है। कल के अगर आप आंकड़ों में देखेंगे तो इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 27,000 करोड़ रुपए की बाइंग हुई है, ये एक अच्छा सिग्नल है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस दोनों में करीब करीब 1300 करोड़ की 1500 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई है। तो एफआईज लौटेंगे, एफआईज भी वेट इन वॉच के मूड में है, क्योंकि देखिए अपने लिए कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली चीज थी नहीं। बीच में एक जो हॉल्ट आया था 21,800 से हम चलना शुरू किए, फिर 24,700 800 के आसपास जो फंस रहे थे आके, उसकी वजह ये थी कि जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स थे बाजार के लिए। घरेलू मैक्रोज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि आंकड़े तो अच्छे स्ट्रांग आ रहे थे। कल भी आप देखिए जीएसटी कलेक्शन के नंबर आए हैं, 1,85,000 करोड़ रुपए के आंकड़े आए हैं, और पिछले साल की अगर हम जून से तुलना करें तो 6% बढ़ के ही आए हैं। तो नंबर्स ठीक ठाक आ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। बस ये है कि अब जून तिमाही के अपडेट्स आने शुरू हो जाएंगे कंपनीज के, 10 तारीख के नतीजे होंगे, उसके पहले टैरिफ वाली डेडलाइन है। और डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ को लेकर स्टेटमेंट आया है वो काफ़ी मेरे हिसाब से ठीक आया है। उन्होंने कहा है कि भारत के साथ हम एक अलग तरह की डील करने जा रहे हैं, और हालांकि इशारों में उन्होंने ये कह दिया है कि भारत अगर अपने बाजार हमारी कंपनीज के लिए खोलता है तो फिर एक बढ़िया डील भारत के साथ हो सकती है। लेकिन जापान के लिए उनकी स्वर में थोड़ी सी तलखी थी। उन्होंने कहा कि जो ऑटो के का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है जापान और अमेरिका के बीच में, उसमें थोड़ा सा इम्बैलेंस है, और उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से नाराज भी हैं, अपने ऑटो कंपनीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वो। तो देखते हैं कि भारत के साथ किस तरह की डील होती है। दोनों देशों के डेलीगेशन के बीच में बातचीत चल रही है, और उम्मीद करते हैं कि एक कंस्ट्रक्टिव यहां से ट्रेड डील होती हुई नजर आएगी। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारतीय बाजार फिर से रफ्तार पकड़ेंगे, और यहां से भी हम तेजी देखेंगे। देखिए भारतीय बाजारों में हुआ क्या है कि लगातार हमने 4 सत्र की तेजी देखी, परसों के सत्र में थोड़ी सी गिरावट आई, लेकिन उस गिरावट के बाद कल बाजार ने उससे उबरने का इंटेंट दिखाया। तो थोड़ा सा थकान जरूर है, एग्जॉशन बाजार में जरूर है, क्योंकि चले बहुत थे, आगे नए ट्रिगर्स का इंतजार है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई मोमेंटम ब्रेकर हो रहा है, कोई ट्रेंड रिवर्सल के कोई दूर दूर तक के संकेत नहीं है। तो बाजार का मूड अच्छा है, ट्रेंड अच्छा है। ये ऑटो कंपनीज के जो नंबर आए, थोड़ी सी हो सकता है कि कमर्शियल व्हीकल या पैसेंजर व्हीकल में थोड़ी निराशा देखने को मिले, लेकिन वो इन लाइन है। एक्सपेक्टेशन जो थी उसके मुताबिक है कि ट्रैक्टर के और टू व्हीलर की बिक्री के जो आंकड़े आएंगे वो ठीक आएंगे, और कार के, ट्रक के, बस के, पैसेंजर व्हीकल के या फिर कमर्शियल व्हीकल के जो आंकड़े आएंगे वो थोड़े से नरम आएंगे। थोड़ा सीजनलिटी वाला भी फैक्टर उसमें होता है, और मॉनसून के चलते हम देखते हैं कि टू व्हीलर वगैरह वाले में थोड़ी सी मोमेंटम बिल्ड होता है अगर मॉनसून अच्छे आने के संकेत मिलते हैं तो बाजार ठीक है। मतलब यहाँ से अगर हम सेटअप की बात करें तो बढ़िया सेटअप आज के सत्र में भी लग रहा है। एक चीज और हुई है कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप लगातार 7 दिन से चल रहे थे, 7 दिनों की उनकी तेजी पर थोड़ी सी ब्रेक लगी है। अब 7 दिन की एक तरफा तेजी हुई थी, अगर हम इन दोनों इंडेक्स की बात करें करीब 6-7% वो भी चल गए थे। तो थोड़ी सी ना बस थकान सी आई है, ऐसा नहीं कि बाजार रुक गए हैं या फिर अब इसमें रिवर्सल के कोई संकेत हैं। तो बाजार यहां से अच्छा है, अब नए ट्रिगर्स का इंतजार है। मुझे लगता है कि कुछ दिन तक बाजार एक रेंज में रहेगा, लेकिन ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बाजार में जो मोमेंटम है वो तेजी का ही है, और कोई भी गिरावट आती है तो यहां से खरीदारी करने की ही कोशिश करनी चाहिए। ग्लोबल संकेत या फिर लोकल संकेत अच्छे हैं। अमेरिकी बाजार हमने देखा कि लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे थे। भारतीय बाजार में भी निफ्टी बैंक में हमने नई ऊंचाई बनती हुई देखी, 57,000 के ऊपर निकल के अब निफ्टी बैंक टिकने की कोशिश भी कर रहा है। तो यहां पर भी अच्छे रफ्तार से तेजी हुई है। अब आगे चलने के लिए कुछ नई चीजें चाहिए, वो कंपनीज की अपडेट्स होंगी, टैरिफ को लेकर पॉजिटिव खबरें होंगी, और अच्छे नतीजों का दमखम चाहिए। देखिए पिछली तिमाही के जो नतीजे आए थे ना, सेकंड हाफ में नतीजे अच्छे आए थे। फर्स्ट हाफ थोड़ा लैकलस्टर था, लेकिन सेकंड हाफ में ऐसा लगा कि माहौल बदला है। उम्मीद करेंगे कि थोड़ा सा कंटिन्यूएशन यहां से हो, और टीसीएस के नतीजों से
शुरुआत होगी, आगे देखेंगे किस तरह के नतीजे आते हैं। तो बाजार में भी हो सकता है कि कुछ दिनों तक कंसोलिडेशन हो, लेकिन मोमेंटम में कोई ब्रेक नहीं है। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव दिख रहा है। बिल्कुल ट्रेंड पॉजिटिव है अभिषेक, और ऑफ कोर्स 4-5 दिन का ही बात है, उसके बाद तो अर्निंग सीजन भी आने लगेंगे, प्रीव्यूज भी आने लगेंगे, और धीरे धीरे करके रिसर्च में हम जानबूझ के ऑफ कोर्स आईटी सेगमेंट और ओवरऑल पूरी जो सेगमेंट उसकी भी प्रीव्यू हम लाने वाले हैं, ये दर्शकों को हम बता दें। लेकिन पिछले 2 दिन से कितने प्रीव्यूज करेंगे शरद हम लोग? देखिए निफ्टी के 50 तो होंगे, और वायदे बाजार के कुछ इंपॉर्टेंट वाले रहेंगे, तो पता के चलिए 75 से 100। हाँ। और टोटल अगर कवरेज की बात करें तो 400 से 500 रहेगा, तो हम बहुत बिजी हो जाएंगे, खासकर कि जी बिल्कुल, और खासकर कि मैं और मेरी जो रिसर्च टीम है वो, और पोस्ट मार्केट क्योंकि एफएनओ की लिस्ट करीब 240 के आसपास की हुई है शायद। हाँ, ये बढ़ते रहता है। हाँ। पहले एक समय 170 होता था लास्ट ईयर, अब देखिए कि बढ़ते ही जा रहा है, 15-20 आए जा रहा है, तो अभी 250 का ऑलमोस्ट 240 का ये लिस्ट है, तो इस पे तो हमारी पूरी कवरेज रहेगी। लेकिन अभिषेक निफ्टी में वो लास्ट 2 डेज में जो है ट्रेंड क्लियर नहीं आ रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, और आपने बहुत सही बात कहा कि 100 पॉइंट के नीचे का ही रेंज चल रहा है। तो यहाँ पे लगता है ये पूरा हफ्ता हम ऐसे ही बैठने वाले हैं जब तक कुछ बड़ा ट्रिगर आएगा, कि लगता है कि आज कुछ और मूवमेंट्स आएगा, कि स्ट्रैटेजी वही रहेगा? शरद कोई ज्यादा मूवमेंट की उम्मीद तो लग नहीं रही है। मतलब अगर आप गिफ्ट निफ्टी को भी देखेंगे तो कितने 30 अंकों पर खुलने के संकेत दे रहा है। बस ये है कि कुछ नेगेटिव नहीं है बाजार के लिए, मतलब ग्लोबली भी कोई नेगेटिव चीज आई नहीं है। जियोपॉलिटिकल जो कंसर्न्स थे वो पीछे छूट गए हैं। अमेरिका से जो संकेत आ रहे हैं वो पॉजिटिव साइड पर आ रहे हैं। देखिए वहां पर नेस्डेक और S&P 500 ने नया रिकॉर्ड बना दिया। मतलब 2 अप्रैल को जब रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का जब फैसला हुआ, वहां से S&P 500 में करीब 28% का उछाल है। तो इससे ये भी मिल रहा है, संकेत मिल रहा है कि देखिए होता है कि ना, जो नेगेटिव आते हैं बाजार उसको डाइजेस्ट कर लेता है, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। हमारे यहाँ पे देखिए भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसके बाद ये मिडिल ईस्ट का से तमाम नेगेटिव चीजें आई, बाजार फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई पर आ गया। तो थकान के संकेत ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई डेंट लगाने वाली कोई खबर आ जाए। रेस्टिंग टाइम है, एक रेस्टिंग टाइम है। अच्छा। एक थोड़ा सुस्ती वाला माहौल है। और अभी देखिए हम ये भी दिखा रहे थे कि रिजल्ट कैलेंडर एक बार फिर से जरा लेकर आइए कि टीसीएस के 10 जुलाई को आएंगे नतीजे, उसके बाद HCL टेक के 14 जुलाई को नंबर आ जाएंगे। HDFC लाइफ जो कि इस साल का अब तक का बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है, इसके नतीजे आएंगे 15 जुलाई को। 15 जुलाई को ही ICICI लोम्बार्ड, ICICI प्रूडेंशियल के नंबर आएंगे। कुछ और अगर हम बड़े बैंकों या कंपनीज की बात करें तो ICICI बैंक और HDFC बैंक के नतीजे आ जाएंगे 19 जुलाई को। ये दोनों के दोनों शेयर भी चले हुए हैं हाल फिलहाल। शायद अगर आप ICICI बैंक को देखेंगे, HDFC बैंक को देखेंगे, तो यहां पर भी मोमेंटम अच्छा बिल्ड हुआ है। हालांकि कल के सत्र में हमने देखा कि डाइवर्जन था। हाँ, लेकिन एक रिकवरी भी आया था अभिषेक, वो लास्ट मोमेंट में हमने देखा था निफ्टी बैंक का टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। हाँ, तो हाँ बिल्कुल थकान के कोई संकेत है नहीं शरद। कल आप देखिए थोड़ी रिकवरी नहीं, करीब 300 अंकों के आसपास की इंट्राडे रिकवरी रही। और जो हमने कल सपोर्ट के जो लेवल बताए थे, उस सपोर्ट के लेवल को बाजार ने अच्छे से रेस्पेक्ट किया। तो मोमेंटम यहां पर तेजी का ही है। थोड़ी बहुत देखिए चर्निंग होगी, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख के चलनी चाहिए। जो खबरें आ रही हैं, खबरों के आधार पर आपको ना स्टॉक्स की तरफ थोड़ा झुकाव कर लेना चाहिए। इंडेक्स में शायद उस तरह के मूव ना मिले, लेकिन ये जरूर है कि ये शॉर्ट करने का बाजार नहीं है शरद। अभी आप शॉर्ट करेंगे फंसेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि बाजार अगर नीचे गया भी ना तो रिवर्सल तेज आया। जब माहौल खराब भी था तो भी हम देख रहे थे कि नहीं 24,500 से 24,600 से अच्छे से घूम रहा था बाजार, और 24,700 800 24,700 800 के रेंज में पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तो वहां पर जब इतनी दिक्कत थी तो अब तो खैर कोई टेंशन है ही नहीं, फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। आगे कुछ आ जाए, ट्रंप कोई ब्लिप कर दे, कोई झटका दे दे, तो उसकी बात हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल कोई नेगेटिव संकेत नहीं आ रहे हैं। अब देखते हैं कि टीसीएस के नंबर्स किस तरह के आते हैं। ये टैरिफ को लेकर थोड़े डिस्टर्बेंस वाला एक फेज रहा है 2-3 महीने का। हालांकि अब थोड़ी पॉजिटिविटी बिल्ड हो रही है। वहां पर खर्चे वगैरह घटाने की बात हुई तो थोड़ी सी वो नेगेटिव थी। देखना होगा कि आईटी कंपनीज के डील विंस के नंबर किस तरह के आते हैं और मार्जिन वगैरह कैसे रिपोर्ट करते हैं, इस पर आगे की नजर रहेगी। बट वो 8-10 दिन बाद की चीजें हैं। आज की अगर हम बात करें तो ये नतीजों पर तो फोकस है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन का फेज जारी रह सकता है और जो भी गिरावट आए वो खरीदारी का मौका बनेगा। निफ्टी की बात करें तो कल अगर जो हमने सपोर्ट लेवल की बात की थी 25,400, वो 25,400 का सपोर्ट आज भी काम करेगा और रेजिस्टेंस की रेंज भी सेम ही रहेगी। कोई चेंजेस हुए नहीं है, बिल्कुल स्थिर है बाजार और संकेतों में भी कोई ऐसा बदलाव है नहीं। रेजिस्टेंस की जो रेंज है वो है 25,600 से 25,700 की और ये निफ्टी में
आप शॉर्ट ना कीजिए। गिरावट अगर आए तो वहां पर आपको बाइंग Buy on जरूर dips। करनी चाहिए। अगर कोई 200-250 पॉइंट की अगर नरमी आती है तो आपको बाइंग करके चलनी चाहिए। हालांकि उसकी जो उम्मीद है ना थोड़ी सी कम है गिरावट आने की, क्योंकि ट्रंप के जो संकेत है ना भारत को लेकर कि भारत के साथ हम एक बेहतर डील कर सकते हैं, तो इसको पॉजिटिव संकेत के तौर पर देखा जाना चाहिए। हालांकि ट्रंप जो है बहुत ही टफ नेगोशिएटर हैं, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर ही कोई डील करेंगे और उन्होंने ये कहा है कि अगर हमारी कंपनीज को कंपीट करने का भारत में मौका मिलता है तो हम ये डील करने जाएंगे। तो ट्रंप के बयान के क्या मायने निकाले जाएं और आगे क्या होने वाला है, एक बार जो डील फाइनल होती है भारत अमेरिका के बीच में तो ये फाइनल हो जाएगा। लेकिन निफ्टी का ये है कि शॉर्ट नहीं करना है, गिरावट पर बाइंग करनी है। सपोर्ट होगा 24,500 और रेजिस्टेंस की रेंज वही होगी 25,600 से 25,700। ये ऑप्शंस के डेटा भी संकेत दे रहे हैं। इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर हम आगे की बात करेंगे, फिर शायद वो 25,000 850 और 26,000 के फिर डायरेक्ट खुल जाएंगे निफ्टी में। बिल्कुल। और ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक में भी आपने कहा वो 57,200 लेवल्स का सपोर्ट भी रहेगा। हाँ, निफ्टी बैंक का सपोर्ट थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। कल हम बोल रहे थे कि 57,000 का सपोर्ट लेवल होगा। आज निफ्टी बैंक के लिए जो सपोर्ट का जो लेवल होगा वो होगा 57,200 का। रेजिस्टेंस वही 58,000 तक कोई दिक्कत है नहीं, वहां तक अटेम्प्ट कर भी सकता है। निफ्टी बैंक अपने बड़े स्विंग्स के लिए जाना जाता है और 57,000 के बेस पर 500-600 पॉइंट कुछ होते नहीं भी है, मतलब 1% का मूव वो होता है देखा जाए तो 58,000 रेजिस्टेंस का लेवल होगा। और निफ्टी बैंक में भी किसी भी जो गिरावट पर खरीदारी का मौका बनेगा। बस दिक्कत यह है कि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक चल चुके हैं, अब कहीं ना कहीं इनमें भी नतीजों को लेकर फोकस धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगा। 2000 के ऊपर हमने एचडीएफसी बैंक को जाते हुए देखा, तो ये फोकस में रहेंगे। कल डाइवर्जेंस था, अगर ये डाइवर्जेंस रहता है तो फिर निफ्टी बैंक भी एक नैरो रेंज में रहेगा, क्योंकि बड़े कंट्रीब्यूटर है, करीब 55% का वेटेज निफ्टी बैंक में अकेले 2 शेयरों का है, आधा से भी ज्यादा। तो देखते हैं कि आज क्या होता है। देखिए ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस से डिफाइंड है। 57,200 सपोर्ट का लेवल लगा और रेजिस्टेंस की बात करिए तो 58,000 पर निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस होगा। 800 पॉइंट की रेंज होगी और दोनों के दोनों इंडेक्स के लिए बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटजी बाजार में काम आएगी। शॉर्ट नहीं करना है, ये बिल्कुल क्लियर दिमाग में रखना है। अभी शॉर्ट करने वालों के लिए मौके बाजार में है नहीं। आगे हो सकता है आएंगे, रिजल्ट सीजन जब अनफोल्ड होना शुरू होगा उसके बाद हो सकता है कि बाजार में मौके बने, मतलब मौके तो बनेंगे आगे आएंगे, लेकिन अभी के लिए नहीं है। जी बिल्कुल। ऑफ कोर्स देखिएगा कि टाइम करेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। ऑफकोर्स कहाँ पे आपके कंसोलिडेशन में आपकी पेशेंस भी टेस्ट हो सकती है, लेकिन ये शॉर्ट का मार्केट नहीं है और बाय ऑन डिप्स की रणनीति आ सकती है निफ्टी बैंक में। लेकिन चलिए अब हमारे गेस्ट से बात करते हैं। शरण ललानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग शरण। बाजार पिछले 2 दिन से जो है सिग्नल एक ढंग का दे नहीं पा रहा, लेकिन चलिए ट्रेंड पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कुछ एक्शन करना चाहिए या इनएक्शन रहना चाहिए? कैसे रह रही है मार्केट? तो थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है, बट ऑफ कोर्स क्लैरिटी तो है कि हम पॉजिटिव साइड में हैं। तो अभी निफ्टी बैंक को आप कैसे देख रहे हो शरण? गुड मॉर्निंग शरद, गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग मानसी। मैं पिछले 2-3 दिन से बोल रहा हूँ प्रॉफिट बुकिंग का समय है, थोड़ा सा आपको प्रॉफिट लेना है, बहुत जरूरी है। मार्केट नीचे के स्तरों से काफी चल चुका है। अभी आने वाले समय में कोई ट्रिगर नहीं है। रिजल्ट सीजन इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। टैरिफ को लेते मुझे लग रहा है 9 जुलाई का डेट है, तो मुझे कुछ टैरिफ एक्सटेंड होते हुए दिख रहा है, और अगर डील हो गया तो वो काफी पॉजिटिव रहेगा इंडिया के लिए। मगर अभी आने वाले समय में 5-6 दिन में तो नहीं दिख रहा है कुछ होते हुए। निफ्टी के लिए स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो मुझे 25,500 का एकदम इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है इंट्राडे के लिए। अगर 25,500 का लेवल टूटता है कोई भी रीजन के लिए, तो निफ्टी 25,300 आपको काफी जल्दी ही आते हुए दिख सकते हैं आने वाले 1 से 2 दिन में। तो ओवरऑल मैं अगर जो भी इन्वेस्टर है जिसने नीचे के स्तरों में लिया है, मैं कहूंगा थोड़ी सी प्रॉफिट जरूर बुक कीजिए। और अभी वापस चांस है आपको वीक सेक्टर से स्ट्रॉन्ग सेक्टर में जाने के लिए। आने वाले समय में मुझे लग रहा है पीएसयू बैंक, ऑयल एंड गैस, हेल्थ केयर, मेटल, फार्मा, ये 5 सेक्टर में काफी अच्छी तेजी दिख रही है। अगर आप कहाँ पे भी अटक चुके हैं या कोई वीक स्टॉक्स में अटक चुके हैं, तो ये समय है। अगर निफ्टी 25,300 ऑड लेवल्स पे आता है तो एक बार बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी बनाए ये 5 क्षेत्रों में। बैंक निफ्टी की बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ऑल टाइम हाई के नियर ट्रेड कर रहे हैं। इमीडिएटली बैंक निफ्टी में मुझे ज्यादा गिरावट नहीं दिख रही है। आते वाले समय में मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा, और निफ्टी को ऑल टाइम हाई लेके जाने में भी बैंक निफ्टी का काफी स्ट्रॉन्ग, और बैंक निफ्टी के स्टॉक्स का काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रहेंगे उसमें भी। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है।
57,000 का इमीडिएट सपोर्ट मैं कहूंगा, 0.5% to 1% का अपसाइड डाउनसाइड तो रोज ही होता है। तो बैंक निफ्टी में 57,000 का स्टॉप लॉस रख के किसने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो बने रही है। बैंकिंग क्षेत्र बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली पीएसयू बैंक्स। अपसाइड में 58,000 58,500 रूल आउट नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल बैंक निफ्टी से पॉजिटिव है। निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक पॉजिटिव लग रहा है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग की भी सलाह दे रहे हैं शरण। और निफ्टी बैंक के लिए जो अगले टारगेट होंगे वो होंगे 58,000 के और 58,500 के। स्ट्रक्चर निश्चित तौर पर काफ़ी मजबूत है और रिवर्सल के कोई संकेत दूर दूर तक दिख नहीं रहे। शरण जी गुड मॉर्निंग। ये तो इंडेक्स की चलिए बात हो गई, एक बार जरा स्टॉक्स को लेकर अपना व्यू दीजिए। आज आप कहां पर बुलिश हैं और क्या खरीदने की सलाह दे रहे हैं? तो अभिषेक जी, लास्ट वीक या पिछले 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में मैं काफी पावर स्टॉक्स में काफी अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो आज मेरा पहला पिक पावर क्षेत्र से टाटा पावर होगा। काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है, अभी अपने 200 डे ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बहुत ही नजदीक है। कल के डेट में निफ्टी में थोड़ी गिरावट के बावजूद स्टॉक काफी अच्छा थमसा गया था और अभी एक अपना होल्ड कर रहा है, अपने एक लेवल 400 के ऊपर होल्ड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है आने वाले समय में आपको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिख सकता है 410 411 के ऊपर। तो आप टाटा पावर में बाय कीजिए। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 394 डेली क्लोजिंग बेसिस पे, टारगेट रहेगा 418 और 430 के लेवल्स के लिए। सेकंड आपका रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। अगेन निफ्टी पीएसयू बैंक से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है निफ्टी पीएसयू बैंक। एवरीडे अगर जितना नीचे आते हैं, नीचे के स्तरों से रोज आपको बाइंग देखने को मिल रही है। पूरा ऑल स्टॉक्स इन पीएसयू बैंक आर वेरी स्ट्रॉन्ग और इंडेक्स एक ब्रेकआउट लेवल पे के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आज के तारीख में आप बैंक ऑफ बड़ौदा में लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। आपका टारगेट रहेगा 258 to 269, स्टॉप लॉस रहेगा 237 ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस। तीसरा मेरा रहेगा इंश्योरेंस सेक्टर से। आप एचडीएफसी लाइफ देखिए, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल काफी अच्छा ट्रेड कर रहा है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। और मुझे लग रहा है एसबीआई लाइफ अभी अपने ऑल टाइम हाई के लिए रेडी हो गए। मैंने लास्ट वीक भी दिया था, उसने अपने सब टारगेट अचीव कर लिया। कल के तारीख में काफी अच्छा कैंडल दिखाई दिया है। तो एसबीआई लाइफ में बाय कीजिए। टारगेट रहेगा 1924 to 1990 के लेवल्स। स्टॉप लॉस रहेगा 1800 ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस से। मुझे लग रहा है इसका पिछला ऑल टाइम है अराउंड 1950 के लेवल्स का है। तो आने वाले वीक में मुझे लग रहा है ये ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, 3 शेयर शरण ने बता दिया आपको। एसबीआई लाइफ 1924 और 1990 ये 2 टारगेट। कल निफ्टी में चौथा सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर रहा है। और अगर हम इस साल की बात करें तो एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा है। फर्स्ट हाफ तो बहुत ही कमाल का गुजरा है दोनों के दोनों शेयरों के लिए। टाटा पावर 418 430 के 2 टारगेट, 394 का स्टॉप लॉस। और तीसरा शेयर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा का। पीएसयू बैंकों के शेयरों पर काफी बुलिश है शरण, और 258 और 269 के 2 टारगेट के लिए इसको खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 237 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो तेजी के 3 इक्के मिल गए हैं। कुछ और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी समझेंगे कि आपकी रणनीति आज बाजार में क्या होनी चाहिए और आपकी कमाई को बढ़ाने वाले शेयर और कौन से होंगे। लेकिन उसके पहले जरा वायदा बाजार के आंकड़ों को थोड़ा गहराई से समझ लेते हैं। पुलकित ने थोड़ी एक बेहतर रिसर्च की है। पुलकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित बताइए क्या संकेत मिल रहे हैं एफएनओ के आंकड़ों से? जी अभिषेक जी, जैसा कि आप थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, ऑप्शन का और फ्यूचर्स का जो डेटा है वो भी लगभग उसी की तरफ इशारा कर रहा है। तो अगर हम इंडिया विक्स की बात करें 12.53 पर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंफर्टेबल रेंज में है। अगर हम निफ्टी के पीसीआर की बात करें तो ये 0.74 पर है, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो ये 1.08 बहुत सही है, कोई दिक्कत परेशानी वाली इसमें भी बात नहीं है। अगर हम बात कर लेते हैं कि इंडेक्स फ्यूचर के चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की, तो लॉन्ग बिल्डअप का बना है, 0.91% है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर मोस्ट एक्टिव ऑप्शंस की बात कर ली जाए तो जो रेंज हम कल शाम को बात कर रहे थे उसी रेंज में है 25,600 और 25,500। ये 100 पॉइंट की रेंज में फंसा हुआ है। किसी एक तरफ अगर मूव आएगा तो उसके बाद फिर ऑप्शंस में डेटा में कुछ बदलाव आएगा। तो जो ट्रेंड है वो कॉल राइटिंग का है और पुट की तरफ में पुट राइटिंग का है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो पुट में 25,500 और कॉल में 26,000 बना हुआ है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो 2.23% का है और ट्रेंड लगभग वही लॉन्ग बिल्डअप का है जैसा कि निफ्टी में हमने देखा। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए, कॉल और पुट दोनों ही तरफ 56,000 का है, कोई बदलाव नहीं है उसके अंदर।
लॉन्ग पोजीशंस की बात कर लें तो एफआई की लॉन्ग पोजीशन लगभग 36.66% है, डीआई की लॉन्ग पोजीशन 61.84% है और रिटेल की लॉन्ग पोजीशन 51.03% है। अगर हम एफ&ओ में जो बैन में शेयर है उनकी बात करें तो सिर्फ एक शेयर है जो कि है आरबीएल बैंक, इसके अलावा अभी तक तो और कोई है नहीं। तो जी अभिषेक जी, ये था ऑप्शंस का डेटा, बाकी हम दोपहर में डिस्कस कर लेंगे अगर कुछ बदलाव आएगा तो, जैसा कि मार्केट में मूव आएगा। ठीक है, शुक्रिया पुलकित। आगे आपको फिर से जोड़ेंगे और आंकड़े जो दिन में फॉर्म होते हैं उस पर भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन अब बढ़ते हैं खबरों वाले शेयरों की तरफ, यानी कि स्टॉक्स इन न्यूज। और हम बार बार यही कह रहे हैं कि अब ना इंडेक्स से थोड़ा सा स्टॉक्स की तरफ मूव होने का समय आ गया है। और कल के सत्र में भी आपने देखा होगा कि जहां पर खबरें थी उन शेयरों ने रिएक्शन बड़ा कमाल का दिया। उदाहरण के तौर पर अपोलो हॉस्पिटल, जिसमें कि मेजर रिस्ट्रक्चरिंग की खबर आई, शेयर ये निफ्टी का टॉप गेनर रहा 3.5% चढ़ के। बीएल ऑर्डर की खबर आई, नए रिकॉर्ड पर शेयर पहुंचा, लगातार चौथे सत्र में तेजी दिखाकर 2.5% की तेजी के साथ ये निफ्टी का सेकंड हाईएस्ट टॉप गेनर रहा। और आरआईएल को लेकर रिपोर्ट आई थी, आरआईएल रहा तीसरे नंबर पर। तो जहां खबरें हैं, जहां रिपोर्ट है, वहां पर बाजार में एक्शन साफ तौर पर दिख रहा है। तो आज की खबरें जरा समझते हैं और शरद के पास है पूरी की पूरी लिस्ट, जहां पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। शरद, बढ़िया रिएक्शन आ रहा है खबरों के दम पर आजकल शेयरों में। जी बिल्कुल, अब न्यूज फ्लो है नहीं, इंडेक्स में ज्यादा मूवमेंट आ नहीं रहा है। और आपने सही बोला, स्टॉक पिकर्स मार्केट है। बिल्कुल स्टॉक पिकर्स का है। आप देखिए जहां भी खबर आई और रिएक्शन आ रहा है, रिएक्शन तगड़ा आया। ऐसा लगा कि नहीं, आरआईएल अगर नीचे रहता मान लीजिए तो निफ्टी को भी हम लाल निशान में देख रहे होते। लेकिन देखिए 2% ऊपर था, तगड़ा मूव आरआईएल में आया। बीएल ऐसा लग रहा था कि नहीं प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगी, फिर से रफ्तार पकड़ ली बीएल के शेयर ने। तो बढ़िया ये मार्केट है। और जहां खबर है जरा बता दीजिए कि आज मौके कहां बन जाएंगे। जी बिल्कुल, ये सारे खबर आप नोट कर लीजिए और ऑफकोर्स दोस्तों के साथ शेयर भी करिए व्हाट्सएप में। अगर आपको हम प्लेट्स लेके आएंगे तो उसको भी, ये वीडियोस को शेयर करिए। सबसे पहले लुपिन पे नजर रखिएगा, स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। यूएसएफडी की अप्रूवल आई है आई ट्रीटमेंट की ड्रग या जेल को लेके, जो जेल होता है, कूलिंग जेल होता है, वो ऐसे वाली इनकी प्रोडक्ट्स है। एशियन पेंट्स पे जो है बहुत बड़ा न्यूज़ फ्लो है, स्टॉक के लिए नेगेटिव हो सकता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अब इन्वॉल्व हो चुकी हैं। अब इन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन दिया है कि एशियन पेंट्स पे किया जाए। और जानते हैं इन्वेस्टिगेशन किसने करवाया है? ये जो ओवरऑल कंप्लेन आया है वो आदित्य बिरला ग्रुप से आया है, जो हाल ही में पेंट इंडस्ट्री में वो घुसे थे। अब नेट ये बात यह है कि जब भी कोई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में जो है कंप्लेन आता है, वो आता है जनरली आप कह सकते हैं मार्केट अब्यूज़ करने के लिए। जो मार्केट होते हैं खास करके बड़े प्लेयर्स के पास, वो जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो लगभग डेकोरेटिव सेगमेंट में एशियन पेंट्स का 53% मार्केट शेयर और नए एंट्रेंट हैं आदित्य बिरला ग्रुप के बिरला ओपर्स। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स जो है ये कहानी लंबा चल सकता है। तो इससे सारे डेवलपमेंट्स हम आपको लेके आते रहेंगे। मॉइल की बात करें तो फेरो केमिकल ग्रेड मैंगनीज केमिकल जो सेगमेंट है इनका, ये अब 2% अपने प्राइस बढ़ा रहे हैं। तो ये स्टॉक के लिए पॉजिटिव रहेगा। जून के आंकड़े के सेल्स की भी अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑफ कोर्स देखेंगे मार्केट आज के बाद हीरो मोटोकॉर्प पे नज़र रखेंगे। जून के सेल्स इनलाइन आए हैं एस्टिमेट्स के हिसाब से। और आप याद रखिएगा कि हीरो मोटोकॉर्प का ईवी एक लॉन्च भी हो रहा है, वीडा करके जो है उनकी एक नई वेरिएंट आ रही है। तो इस पे भी जो है खास रिसर्च सृष्टि लेके आएंगी। मारुति सुजुकी के नंबर्स बात करें तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, कुछ खास नहीं आए हैं। और एक सीजनैलिटी का जो फैक्टर है, अभिषेक बता रहे थे पैसेंजर व्हीकल में, वो भी देखने मिल रहा है। तो ये नोन है, लार्जली जो है न्यूट्रल रह सकता है इम्पैक्ट। लेकिन एनएमडीसी यहाँ पे इनके आयरन और सेल्स ईयर ऑन बेसिस पे कम हुए हैं, स्टॉक के लिए नेगेटिव है। लेकिन याद रखिए कल ही ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 3% गिर चुका था। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी डिफेंस सिस्टम जो है 85% स्टेक एक्वायर की है एक कंपनी एयरवर्क्स इंडिया में, जहाँ पे डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ फ्लोज बहुत आ रहे। कल हमने देखा कि भारत फोर्ज भी लगभग 500 करोड़ के जो एसेट्स थे जो इंटरनली रिस्ट्रक्चर करे अपने डिफेंस में। तो डिफेंस में थोड़ी वैल्यू अनलॉकिंग बड़े कंपनीज भी कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड जो है ज़रूर आप नोट करके रखिएगा। अब जो है मुथूट फाइनेंस, माइक्रो और मनप्पुरम फाइनेंस, इन स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा। अब गोल्ड पे जो है फोकस आ रहा है। लगातार दूसरे दिन जो है गोल्ड प्राइसेस में बढ़ोतरी देखने मिल रही है। जिस तरह ट्रंप की जो टैक्स बिल है उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, जो यूएस डेफिसिट बढ़ा सकता है, तो इसके कारण ग्लोबली आपके गोल्ड प्राइसेस में बढ़ोतरी हो रही है। डोमेस्टिक प्राइसेस में भी जो थोड़ी मोमेंटम आ रही है, ताकि फ्लाइट टू सेफ हेवन देखने मिल रहा है। तो ऑफकोर्स इन स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ ब्रेक कंफर्म हुई है, 18 स्वदेश की खबर पे मुहर भी लगी है। यहाँ पे ऑफकोर्स जो है खबर यही थी कि अब कंपनीज जो हैं ओएमसी कंपनीज, उनको एलपीजी के जो कंपनसेशन है वो मिलने लगेंगे। FY25 के अभी तक मिले नहीं हैं। तो अब मार्केट फैक्टर इन कर रहा है कि अब इनको धीरे धीरे मिलेगा। और ये मिनिस्ट्री से ही कमेंट्री आ रही है। तो ये स्टॉक के लिए पॉजिटिव रहेगा। और आखिर में
फार्मा स्पेस से बाइकॉन पे नज़र रखिएगा। ब्लूमबर्ग की न्यूज़ फ्लो आई है जहाँ पे बाइकॉन अब रेगुलेटरी अप्रूवल्स फाइलिंग कर सकते हैं जेनरिक वर्जन को लेके, वेट लॉस ड्रग्स को लेके। आपने सुना होगा वेट लॉस ड्रग जिसमें ओजेम्पिक है, वीगोवी है, तो ये सारे जो बड़े ड्रग्स हैं इनकी जो एक्सक्लूसिविटी है, पेटेंट्स है, वो ऑफ मार्केट चले जाएंगी अगले साल। इसका मतलब भारतीय मेडिकल कंपनीज सस्ते जेनरिक वर्जन्स वेट लॉस के लिए बना सकते हैं। और आजकल वेट लॉस ड्रग्स का जो है चर्चा है अभिषेक, वो अक्रॉस द सेक्टर देखने मिल रहा है। पहले तो ऑफकोर्स एक्टर्स में देखने मिलता था, लेकिन अब तो है मिडिल क्लास, वो भी अब अक्वायर कर रही है। सब 18-20 हज़ार के ड्रग्स होते हैं, अब शायद जेनरिक आएगा तो 5-6 हज़ार में कोई भी ले सकता है। शरद, हम तो पुराने ख्यालात के थोड़े से हैं कि नहीं अगर आपको वेट रिडक्शन करना है तो मेहनत कीजिए, मेहनत ट्रेडमिल पे के लिए भागिए, दौड़िए। ये मेडिसिन खा के वजन घटाने बहुत की डर लगता है। और क्या होता है कि उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे। ऑफ कोर्स हार्ट के भी कितने सारे 30s-40s के लोगों का हार्ट अटैक भी हो रहा है, तो बहुत सवाल उठते हैं। तो इससे लगता है कि ट्राइड एंड टेस्टेड खाना पे फोकस करो, एक्सरसाइज करो, नॉर्मल सो जाओ। आई थिंक ये बेनिफिट होता है और ये तो मुझ पे भी लागू होता है। मैं भी थोड़ा नहीं शरद, आप ठीक है, मतलब आप हेल्दी बच्चे हैं आप। ये मेरी मम्मी कहती है, लेकिन ऑफ कोर्स फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है शरद, फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑफ कोर्स ये जो नए नए ओजेम्बिक और ये सब दवाई आते हैं तो इस पे तो ऑफ कोर्स थोड़ी सी और चेकिंग होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? तो शरद, मेरा व्यू एकदम डिफरेंट है। अगर आप आज के तारीख में देखो, डॉक्टर से ज्यादा एस्थेटिक क्लिनिक्स ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को रोज बोटॉक्स चाहिए, स्किन लिफ्ट कराना है, बेली टक कराना है। तो आने वाले समय में इसकी भी बहुत यूज तो बढ़ते हुए दिख रही है, ना ही के कम होते हुए दिखते हुए। अगर आप एवरी कॉर्नर में आज देखो ना, एक नया एस्थेटिक क्लिनिक आ रहा है। तो ओवरली आई थिंक मुझे तो बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है कंपनी के लिए। एटलीस्ट हेल्थ वाइज मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, एक डॉक्टर कमेंट तो बेटर रहेगा। हेल्थ के डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स रहेंगे, मगर बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। और आने वाले समय में आज जो हिसाब से हमारा यंग जनरेशन देख रहे हैं, 25 से लेके 30 के एज में ही अपने फेशियल फीचर्स चेंज करने में इतना बिलीव करते हैं कि सब एस्थेटिक क्लिनिक्स को आपको लिटरली अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ रहा है। 10-15 दिन की अपॉइंटमेंट के दिनों के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है। तो ओवर द काउंटर आई थिंक डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा कंपनी के लिए। और आने वाले समय में मुझे लग रहा है स्पेशली डायबिटिक लोग तो ये डेफिनेटली ओवर द काउंटर यूज करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायबिटिक लोग को अपना वेट कंट्रोल में रखने के लिए। देखिए शरण, एक चीज और है कि अगर अप्रूव हुई ही दवा, मतलब बहुत मेडिकल परीक्षण होते हैं, इसके ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद जाके मंजूरी दे दी जाती है इसको। बट ठीक है, मार्केट यहाँ से निश्चित तौर पर बढ़ने वाला है और इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। शरद, मुझे तो लगता है कि कुछ दिनों में ऐसा भी हो जाएगा कि खाने के रिप्लेसमेंट के लिए एक टैबलेट आप खा लीजिए और दिन भर की एनर्जी की डोज पूरी। ऐसा भी कुछ आएगा। न्यूट्रास्यूटिकल बोलते हैं, आ रहा है धीरे धीरे। हाँ, तो वो उसका भी मार्केट जो है ना पिकअप करेगा यहाँ से। लेकिन शरद ने जो शुरू किया स्टॉक्स न्यूज की, वो फार्मा की खबर से शुरू किया और फार्मा की खबर से अंत किया। हम भी फार्मा से शुरुआत कर लेते हैं, स्टॉक्स न्यूज पर व्यू लेना। ल्यूपिन से शुरुआत करेंगे कि ल्यूपिन को यूएसएफडीए से आंख की दवा को मंजूरी मिली है और लोटेप्रेडनोल इटैबोनेट नाम से लिया शरद मैंने। थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं क्या करता हूँ, आई का ट्रीटमेंट का ड्रग बता देते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है। आई ट्रीटमेंट के बाद जो कूलिंग सेंसेशन आता है, वो वाला ड्रग है ये। हाँ ठीक है, वो वाला ड्रग है ये। ऑप्थाल्मिक ये जेल है, उसको मंजूरी दी है। और कल हमने देखा था कि ल्यूपिन के शेयर की जो क्लोजिंग रही ना, वो बढ़िया देखे गया है। ये करीब 1.5% के आसपास की, 1.25% की मजबूती ये रही। डे हाई के आसपास बंद हुआ ल्यूपिन। शरण, ल्यूपिन को कैसे आप देख रहे हैं? हाल फिलहाल हमने देखा है कि पॉजिटिव खबरें ही निकल के आई हैं ल्यूपिन के शेयर को लेकर और यूएसएफडीए से भी। अभिषेक जी, न्यूज को लेते हुए कल स्टॉक चल चुका है। बाकी प्राइस एक्शन इतना पॉजिटिव नहीं है। साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है काफी समय से। जनवरी से लेके अभी तक करीबन 6 महीना हो गया साइडवेज कंसोलिडेशन में है। 2200 से और 1900 के बीच में ही कंसोलिडेट कर रहा है। अभी आने वाले समय में कल के तारीख में एक अच्छा कैंडल बना है, हैमर कैंडल। अगर उसके ऊपर ट्रेड करने को स्टार्ट करते हैं, अपना 200 डे मूविंग एवरेज वापस रिक्लेम करता है, तो आपको एक ट्रेंड चेंज दिखाई देगा। मगर अभी मेरे हिसाब से साइडवेज टू टाइम कंसोलिडेशन होगा स्टॉक में। तो ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं स्टॉक में आने वाले समय। ठीक है, ल्यूपिन को लेकर ये व्यू हो गया।
एक और शेयर को लेकर व्यू लेते हैं शरण आपसे, उसके बाद हमारे एक और मेहमान इंतजार कर रहे हैं, निमेश ठाकर हमारे साथ हैं। निमेश जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपके पास जल्दी ही लौटेंगे। हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री के आंकड़े आए हैं और जून में 5.5 लाख बाइक और स्कूटर की बिक्री की है कंपनी ने। उम्मीदें यही थी कि जो टू व्हीलर कंपनीज के जो नंबर आएंगे वो अच्छे आएंगे और अच्छे आ भी रहे हैं। हालांकि अगर हम शेयर को देखेंगे तो पिछले महीने भर से ना एक रेंज में ही रहा है और रेंज में ही उठापटक हो रही है। 3,500 रुपए तक ये शेयर गिर के गया था। 3,500 से लेकर हमने देखा कि ये 43-4400 तक ये शेयर गया और उसके बाद एक रेंज में फंसा हुआ है। हीरो मोटो आपको लगता है कि रेंज से निकल के आज तेजी दिखाएगा, और अगर हाँ तो आप कौन से लेवल का वेट कर रहे हैं शरण? तो अभिषेक जी, हीरो मोटर को लेते आई थिंक मुझे लग रहा है वो निफ्टी से एग्जिट कर रहा है, तो डेफिनेटली काफी फंड्स भी शेयर से एग्जिट करेंगे एक बार निफ्टी से, तो ओवरहैंग जरूर रहेगा जब तक वो शिफ्ट ना हो जावे। बाकी लेवल्स की बात करें, जब जब वो 4,400 से 4,500 के बीच में ट्रेड करता है, वहां से काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बोले या बिकवाली देखने को मिलती है। तो अभी स्टॉक वैसे भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक बार अगर 4,450 के लेवल्स को ब्रेक करेगा और 1 या 2 दिन के लिए वहां पे ट्रेड करेगा ऊपर, तभी ही एक ट्रेंड चेंज माना जाएगा। वरना मुझे लग रहा है आने वाले समय में साइडवेज कंसोलिडेट करता रहेगा अराउंड 4,000 टू 4,500 के लेवल्स पे। एक बार निफ्टी से एग्जिट हो जावे और अपनी पोजीशन बना लेवे दूसरे इंडेक्स में, तो तभी आपको वहां से फंड जैसे ही एग्जिट करता है, एक बार सारी सेलिंग अब्सॉर्ब हो जावे, तो आपको एक नया मूव देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स हीरो मोटो पे जो है शरण की इम्पोर्टेंट लेवल्स और राय है। लेकिन चलिए, निमेश जी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग निमेश जी, आपका टेक्निकल पिक्स बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग शरद। फार्मा सेक्टर कल अच्छा परफॉर्म किया था और जाइडस लाइफ का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो वहां पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। मेरा मानना है जिस तरह से हम लोग ऑल ओवर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है और शॉर्ट टर्म व्यू के लिए मेरा मानना है कि ऊपर में 1030 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो एक ब्रेकआउट ट्रेड है, नीचे 990 का एक स्टॉप लॉस लगा के बाय करना है और ऊपर में 1030 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जाइडस लाइफ पे जो है राय है आपकी। लेकिन चलिए, हमारे साथ जो है राहुल शाह ज्वाइन कर रहे हैं, मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल। गुड मॉर्निंग राहुल। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है डेवलपमेंट्स जो है बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अर्निंग सीजन पे अब धीरे धीरे फोकस आ रहा है। 10 तारीख को अभिषेक ने एक बहुत अच्छा प्लेट भी निकाला था जहाँ पे टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं। आईटी की जो है बात अब शुरू करनी चाहिए, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो कल रात है इन्फोसिस का एडीआर ये भी लगभग 1% ऊपर है। तो जो आईटी कंपनीज के जो ग्लोबल जीडीआर एडीआर है उनमें मोमेंटम देखने मिल रहा है। अब टीसीएस पे भी नज़र आ रही है 10 जुलाई पे। तो आईटी सेगमेंट से एक बार शुरू करते हैं कि एक्सपेक्टेशंस क्या रहेगा अगर इनिशियली बात करें। ऑफ कोर्स जिस तरह गाइडेंस आता है, एआई के क्या ऑर्डर्स आ रहे हैं, खर्चे क्या हो रहे हैं, इस पे भी जो है ओवरऑल बातचीत होने वाली है। लेकिन ज़रा एक बार बताएं, क्या जो है ओवरऑल आपको मोमेंटम लगता है आईटी सेगमेंट में? हेलो सर, राहुल सर अनम्यूट करें सर। हाय, गुड मॉर्निंग। आई थिंक 2-3 चीजें निर्भर कर रही है आईटी कंपनीज के अंदर। नंबर 1 ऑब्वियसली Q4 के नतीजे हम देखें तो नतीजे मेरे ख्याल से मोर और लेस मेरे ख्याल से इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन थे, बट फ्लैटिश थे Q3 वर्सेस Q4, और ईयर ऑन ईयर में मेरे ख्याल से कोई ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला था। नाउ गोइंग बैक टू एज यू राइटली सेड कि अभी अगले हफ्ते से हम आईटी मेजर्स के नंबर्स चालू हो जाएंगे आते हुए, तो उसमें 2-3 ट्रिगर्स है। एक है ऑब्वियसली कि आपका फेड का पॉलिसी में और एक्सपेक्टेशन ऑफ रेट कट्स विच इज क्या भी होगा, उसके कारण थोड़ा स्पेंडिंग ऑन द ओवरऑल इन द यूएस ऑन द आईटी के बजट्स के अंदर होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। सेकेंडली हम देखें काफी सारे स्टॉक्स, आई थिंक तो वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट तो आ गया है, ग्रोथ नहीं थे, इसके कारण हमने देखे कि आईटी कंपनीज में नर्वसनेस देखे, और मेरे ख्याल से स्टॉक में कोई नहीं और वैल्यूएशन भी गिरते हुए देखने को मिला। तभी मुझे लग रहा है कि रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड प्लस आईटी कंपनीज के वैल्यूएशंस, तो काफी सारे लार्ज कैप आईटी कंपनीज मेरे ख्याल से बहुत ही उम्दा इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन मिल रहा है, और
मिड कैप आईटी कंपनीज जो मेरे ख्याल से लगातार इन स्पाइट ऑफ लार्ज कैप अंडर परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन सिलेक्टिव मिड कैप कंपनीज तो कंटिन्यू आउट परफॉर्मेंस रहा ही है। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर को लार्ज कैप कंपनीज डेफिनेटली पोर्टफोलियो में करनी चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी चाहिए। उसमें से मुझे लग रहा है कि टेक महिंद्रा हमारा एक फेवरेट रहा है, यहाँ से बहुत ही उम्दा वैल्यूएशन टर्म्स ऑफ कंफर्ट है। सेकंड आई थिंक कोफोर जो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर मिड कैप आईटी कंपनी रहा है, वहां पे भी हमें लगता है कि एक अच्छी खासी बढ़त मिल सकती है। और तीसरा हमें लग रहा है एचसीएल टेक। ये तीनों कंपनीज के अंदर हमें लग रहा है कि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल, वैल्यूएशन उम्दा है, आने वाले में स्पेंडिंग बढ़ सकता है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल आईटी पैक के अंदर। तो ये तीनों जो स्टॉक्स हमें बताए तो उनको बेनिफिट ज्यादा हो सकते हैं, और मेरे ख्याल से वैल्यूएशंस प्लस जो विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स है तो इनमें काफी अच्छे हैं। तो हमें लगता है कि ये तीनों में शेयर लिया जा सकता है, ऐसा मानना है। आईटी कंपनीज को लेकर ये व्यू हमने देखा था कि आईटी इंडेक्स था जो 47,000 के आसपास पहुंच गया था, वहां से गिरा 30,000 के आसपास आया और फिर से बढ़िया रिकवरी हमने देखी 38-39,000 के लेवल तक। तो रिकवरी तो आ चुकी है, अब देखते हैं कि नतीजे किस तरह के आते हैं। हफ्ते भर के बाद चीज़ें साफ होनी शुरू हो जाएंगी और काफ़ी हद तक इंडिकेशंस मिल जाएंगे टीसीएस के नतीजों से, जो कि आएंगे 10 तारीख को। लेकिन आज ओएमसी स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगी, यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बड़ा बयान आया है और इटिनो स्वदेश की न्यूज़ ब्रेक पर मुहर लगी है। ओएमसीज को एलपीजी सब्सिडी का भुगतान करेगी सरकार, ऐसी खबरें आई हैं। क्या व्यू होगा आपका निमेश जी इन कंपनीज को लेकर, बीपी, एचपी, आईओसी? कोई कहीं आपको तेजी दिख रही है? क्रूड तो एक रेंज में ही है $67 के आसपास, उसमें कोई ज्यादा चेंजेस है नहीं हाल फिलहाल। चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो अच्छे चार्ट स्ट्रक्चर है, और पर्टिकुलरली आईओसी का अगर देखें तो एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेली चार्ट के ऊपर फॉर्म हो रहा है, और जो इसका नेकलाइन है जो आ रहा है वो 150 के आसपास आ रहा है। तो अगर 150 के ऊपर आईओसी निकलता है तो मेरा मानना है कि आईओसी के अंदर काफी बड़ी मूव देखने को मिल सकती है, और जिस तरह से पैटर्न है उस हिसाब से मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में 30 से 35 रुपए की अपमूव 150 के ऊपर आईओसी में देखने को मिल सकती है। तो आईओसी में काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और अगर आप देखिए ओएमसी के अंदर भी तो आईओसी का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है ये एलपीजी के अंदर, तो आईओसी वुड बी मोर बेनिफिशियरी। तो आईओसी के अंदर डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए, 150 के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो 50 के ऊपर आईओसी में मजबूती दिख रही है, हल्की हल्की तेजी पर कल ये शेयर क्लोज हुए हैं। ठीक है, चलिए काम करते हैं, जरा ये समझ लेते हैं कि ब्रोकरेज आज खास नजर होनी चाहिए। ब्रोकरेजेस बुलिश कहाँ हैं, बेरिश कहाँ हैं, ये लिस्ट लेकर हमारे सहयोगी रविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर बताइए कौन सी रिपोर्ट्स आई हैं और कौन से शेयर चलेंगे आज? जी बिल्कुल, तो सबसे पहले हम शुरुआत जेएसडब्ल्यू स्टील से करते हैं, जहाँ पे एंटिक ने अपनी रिपोर्ट निकाली है और उन्होंने इस पे जो है मेंटेन रखा है होल्ड रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो उन्होंने 905 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि हायर सेल्स वॉल्यूम और बेटर एक्सेस टू रॉ मटेरियल्स के चलते कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में जो है इंप्रूवमेंट देखने मिल सकता है, और कंपनी जो है एक्सपांड कर रही है रैपिडली, और इंडिया का जो स्टील डिमांड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसके चलते इन्होंने जो है जेएसडब्ल्यू स्टील पर जो यहाँ पे रेटिंग दी है होल्ड। अगला जो अंबुजा सीमेंट, जहाँ पर अंबुजा सीमेंट पे जो है नुवामा ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो है अंबुजा सीमेंट पे उन्होंने 694 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि मैनेजमेंट का मानना है कि जो इंडस्ट्री का जो कैपिटल यूटिलाइजेशन है उसमें स्लाइटली इंप्रूवमेंट देखने मिल सकता है, और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते सीमेंट डिमांड भी जो है स्ट्रॉन्ग रह सकती है। अगला जो है हीरो मोटो, जहाँ पर हीरो मोटो पे भी जो है नुवामा ने रिपोर्ट निकाली है और उन्होंने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो है 5,100 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो कंपनी ने जो लॉन्च किया है VS2 GO वो जो है स्ट्रेंथ करेगा कंपनी के हीरो मोटो के पोर्टफोलियो में, और वाइडा जो है वो ओनली ब्रांड है जो ऑफर करता है रिमूवेबल बैटरीज। आखिर में बात करेंगे अपोलो हॉस्पिटल, जहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल में भी जो है नुवामा ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो उन्होंने रेज किया है 8,200 से बढ़ाकर उन्होंने जो है 8,635 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि अपोलो हॉस्पिटल का जो प्लान है रिस्ट्रक्चरिंग का वो एक पॉजिटिव है, और नोवामा ने जो है इसका जो वैल्यूएशन है हॉस्पिटल बिजनेस का कंपनी का वो 26 FY27 एबिटा का रखा है, और फार्मेसी का जो बिजनेस है उसका वैल्यूएशन जो है 22 टाइम्स रखा है एबिटा FY27 का।
बिल्कुल शुक्रिया रविंदर, ये सारे डिटेल्स हमें बताने के लिए। हॉस्पिटल स्पेस लगातार फोकस रेडार पर है भी, और इसके अलावा सीमेंट सेक्टर पर भी लगातार रिपोर्ट्स। न्यूवामा की अंबुजा सीमेंट पर पॉजिटिव रिपोर्ट। ये स्टॉक भागा है 580 के स्तर पर, कल भी हमने देखा स्टॉक में मूवमेंट, और पिछले 3 से 6 महीने की चाल अगर देखेंगे तो क्लियर कट ट्रेंड इसका नजर आएगा। और कल भी हमने देखा कमजोर बाजार में भी ½ % के गेंस पर तो क्लोज हुआ था। आज इस रिपोर्ट का क्या असर आता है, इस पर खासतौर से फोकस जरूर करना होगा। लेकिन न्यूवामा की रिपोर्ट 580 के लेवल्स। एक बार अंबुजा सीमेंट पर ही एक राय लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। शरण, गुड मॉर्निंग टू यू। अंबुजा सीमेंट के स्टॉक को एक बार विजिट कीजिए। 581 के लेवल्स हमने देखे हैं, और जो ट्रेंड नज़र आया है स्टॉक में, स्लोली एंड इवेंचुअली ही सही, लेकिन पिछले 1 साल में कोई मूव बड़ा था नहीं। इनफैक्ट डाउन ट्रेंड्स थे, वहाँ से ये स्टॉक चलने की कोशिश करता हुआ पॉजिटिव रिपोर्ट्स का भी सहारा अब इसे मिल रहा है। क्या यहाँ से कन्विक्शन बढ़ेगा? तो मानसी जी, कल ही मैंने बाय कॉल दिया था आपके चैनल पे विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 560 टू 555। जिस हिसाब से पूरे सीमेंट क्षेत्र में आप मूवमेंट देख रहे हैं, अल्ट्राटेक, दालमिया भारत, श्री सीमेंट, तो ये स्टॉक काफी लैग कर चुका है उनके मूवमेंट से। अगर आप कंपेयर करें तो मुझे लग रहा है ये एकदम रेडी हो गया है मूव के लिए। आने वाले समय में आप 600 टू 620 के लेवल्स देख सकते हैं। एक बार अगर 600 के ऊपर ट्रेड करे तो इजीली मेरे को लग रहा है 650 टू 670 और के भी लेवल्स दिखा सकते हैं। तो आप अगर जिसे पोजीशन बनानी है, मैं कहूंगा 6555 के स्टॉप लॉस के साथ अगर डेली क्लोजिंग बेसिस पे आप रख सकते हैं तो 555 के स्टॉप लॉस से बने रहे। आने वाले समय में आपको इजीली 650 टू 675 के टारगेट दिख सकते हैं। 76 तक के टारगेट्स भी एंटिसिपेट किए जा रहे हैं, और स्टॉक सारे लार्जर प्लेयर्स हो सीमेंट में या फिर छोटे मजौली सीमेंट कंपनियां हो, मोमेंटम दिखने को मिला है। और इनफैक्ट सीजनलिटी के चलते डिमांड में कमी का असर दिखना चाहिए, लेकिन आप पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं। ताज़ा चैनल चेक्स की अभी अगर माने तो इनफैक्ट यहाँ पर सीमेंट पैक में अब मानसून का फिलहाल तो असर नज़र नहीं आ रहा है। डिमांड में कमी अब भी फिलहाल नहीं देखने को मिले, और कंस्ट्रक्शन की रफ्तार जो है वो भी लगातार बढ़ते हुई ही हमने देखे हैं। कनेक्टिंग है सीमेंट और रियल एस्टेट, साथ ही इंफ्रा स्पेस और होम डेकोर। इनफैक्ट ये सारे के सारे सेगमेंट्स कनेक्टेड है, जिस पर हमें नज़र रखनी चाहिए। और फंडामेंटल बेसिस पर भी रियल एस्टेट के लिए भी जानकारों का ये मानना है कि गिरावट अगर देख रहे हैं तो अच्छे रियल एस्टेट के स्टॉक्स पर एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। लेकिन चलिए, अब जहां नतीजों के सीजन की शुरुआत होने वाली है, 10 तारीख से TCS के नंबर्स से शुरुआत हो जाएगी। उससे ठीक पहले एक एक कर कंपनियों के क्वार्टरली अपडेट्स भी आना शुरू होंगे। इसमें रियल एस्टेट कंपनियां भी शामिल होंगी, और ये क्वार्टरली अपडेट्स जो हैं आना शुरू भी हो चुके हैं। कल ही हमने करूर वैश्य बैंक के क्वार्टरली अपडेट्स देखे, अच्छे थे अपडेट्स, स्टॉक में मूवमेंट भी थी। Q1 में कुल डिपॉजिट की अगर बात करें ना, ईयर ऑन ईयर बेसिस करीब 15-16% का इजाफा वहां पर देखने को मिला। कुल कारोबार इनका 15% बढ़ा है Q1 में। एडवांसेस की अगर बात करें 15% के अपटिक। ये सारे डेटा पॉइंट्स जो है ना ईयर ऑन ईयर बेसिस हैं, और साथ ही कासा रेशियो 4.51% पर यहाँ पर 29,306 के लेवल्स यहाँ पर बताए गए। पॉजिटिव क्वार्टरली अपडेट्स। और निमेश, गुड मॉर्निंग। आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। कल सरकारी बैंक्स बाजार को संभाल रहे थे, और करूर वैश्य बैंक के लिए अपडेट्स आने के ठीक बाद हमने स्टॉक में भी पॉजिटिव मूव्स देखे। वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, करूर वैश्य बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, और स्टॉक के अंदर एक अच्छा मोमेंटम हम लोगों ने देखा है। अगर आप पिछले 3 सेशन की बात करें तो 248 से स्टॉक 275 तक पहुंच गया है। तो ऑलमोस्ट 10% काइंड ऑफ रैली करूर वैश्य बैंक के अंदर पिछले 3 दिनों में हम लोगों ने देखी है। मेरा मानना है कि अगर आपको मोमेंटम प्ले करना है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, बट रिस्क टू रेशियो जो रहेगा वो बुल्स के फेवर में नहीं रहेगा इन शॉर्ट टर्म, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी रनअप हो चुका है। ऊपर की तरफ अगर बात करें तो 280 285 वुड बी रेजिस्टेंस एरिया। तो मेरा मानना है कि आपको व्यू मेरा बुलिश है, बट थोड़ा एक करेक्शन का राह देखना चाहिए, और नीचे की तरफ अगर 260 250 की रेंज में अगर आता है देन वुड बी ए गुड एंट्री पॉइंट। तो अभी व्यू बुलिश है, बट बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आप करो ऐसा बैंक के अंदर रख सकते हैं। में खरीदारी के मौके करूर वैश्य बैंक में ढूंढने की राय, और क्वार्टरली अपडेट्स के चलते स्टॉक में मूवमेंट भी हमने देखी। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर लगातार नजर भी रखनी चाहिए। क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियो, डिपॉजिट ग्रोथ सिनेरियो के लिहाज से जो अपडेट्स आएंगे वो कैसे हैं, इस पर खास नजर रखेंगे नतीजों से ठीक पहले हम। लेकिन चलिए, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे मार्केट्स लाइव की शुरुआत करेंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मार्केट्स लाइव। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम। मिले जुले विदेशी बाजार के संकेतों के बीच भारतीय बाजार की शुरुआत होने जा रही है। इवेंट्स ढेर सारे, ट्रिगर्स ढेर सारे जो धीरे धीरे पैन आउट होते हुए दिखेंगे। कंसोलिडेशन 2 दिन का क्या आज खत्म होगा या नहीं, इसी पर हमारी होगी नजर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी बाजारों की मिलीजुली चाल। डाउ लगातार चौथे दिन तेजी के साथ 400 अंक चढ़ा, वहीं नैस्डैक 160 अंक लुढ़का। S&P 500 पर भी दबाव। फिलहाल डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स 50 अंक ऊपर। ट्रंप का टैक्स एंड स्पेंडिंग बिल सीनेट में हुआ पास। एशियाई बाजारों से मिले जुले संकेत। गिफ्ट निफ्टी 50 अंक चढ़कर 25,700 के पास। जापान के बाजार निकेई 400 अंक नीचे। कोस्पी पर 25 अंकों का दबाव। जून में हीरो मोटोकॉर्प की कुल बिक्री बढ़कर हुई 5.5 लाख यूनिट, वहीं एक्सपोर्ट भी 2 गुना से ज्यादा बढ़ा। वहीं मारुति सुजुकी की कुल बिक्री 6.3% घटी। घरेलू बिक्री में भी 12% की गिरावट। एशियन पेंट्स के खिलाफ कंपटीशन कमीशन का बड़ा एक्शन। बिरला ग्रुप की एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस के आरोपों पर शुरू की जांच। ल्यूपिन की आंखों की दवा को US FDA से मिली मंजूरी। कंपनी के पीथमपुर यूनिट में होगा दवा का उत्पादन। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को मुआवजा देगी सरकार। पेट्रोलियम मंत्री का बयान। LPG पर हुए नुकसान की करेंगे भरपाई। ET नाउ स्वदेश की खबर पर मुहर। 3 SME IPOs, वंदन फूड्स, मार्क लॉयर और सिडार टेक्सटाइल का आज आखिरी दिन। मार्केट एक्सपर्ट की तीनों ही IPOs में अवॉइड की सलाह। ET स्वदेश में आपका फिर से स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल शाह हैं, शरल इलानी हैं और इसके अलावा निमेश ठाकर हमारे साथ हैं। मेरी सहयोगी मानसी दवे भी हमारे साथ जुड़ी हुई शो में। तो अगले 1.5 घंटे आप हमारे साथ बने रहिए और बाजार को लेकर हम चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच भी रखेंगे और शेयरों में जहां पर आपके लिए मौके बनेंगे उन शेयरों को हम सामने लेकर आएंगे। थोड़ी देर में प्री ओपन सत्र की शुरुआत हो जाएगी। गिफ्ट निफ्टी से जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं वो 40-50 अंक ऊपर बाजार के खुलने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि जो लेवल सेटल होंगे 9:08 के आसपास सेटल होंगे, तो फिर उसके बाद हम रिव्यू करेंगे कि आपकी रणनीति बाजार में होनी क्या चाहिए। लेकिन एक शेयर जहां पर कल हमने दम देखा और बाजार को सपोर्ट करने का काम किया वो है रिलायंस का। 1500 रुपए के ऊपर निकलकर अब ये शेयर बड़े मूव की तैयारी के संकेत तो दे रहा है। ये राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, रिलायंस 9 महीने के हाइस पर है, यानी कि जो 9 महीने पहले स्तर थे वो स्तर हमने अब जाके अचीव किए हैं। एक कंसोलिडेशन का फेज रिलायंस के शेयर में भी रहा है। क्या आपको लगता है कि रिलायंस यहां से चलने के लिए तैयार है? 1500, 1550 की रेंज में तो शेयर ये पहुंच गया है। यहां से किस तरह के मूव्स की उम्मीद चलनी चाहिए शेयर से? हम देखें कि एक सबसे बड़ा ट्रेंड क्लियर देख रहे हैं बाजार में। ये जो रैली हुई है मार्केट्स में लास्ट 2 महीने के अंदर, तो एक चीज तो क्लियर है कि लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर हमने अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी और लार्ज कैप्स लीड कर रहे हैं। फर्स्ट सेक्टर जो है आपने देखा है तो ये डेफिनेटली है बैंकिंग, फॉलोड बाय टेलीकॉम। टेलीकॉम देखे तो टेलीकॉम के Q4 के नंबर्स एज अ सेक्टर बहुत ही तेज है और फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द एंटायर सेक्टर इज इन द ग्रीन इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी। तो आप वही हिसाब से देख रहे हैं कि भारती न्यू हाइट बना रहा है और सेम वे रिलायंस भी उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे ख्याल से रिलायंस वही चीज के लिए भी जियो के कारण बढ़ते हुए देखने को मिला है। प्लस ऑब्वियसली हम देखें कि ओवरऑल सभी सेक्टर के अंदर व्हाट द रिलायंस ऑपरेट्स वैल्यू क्रिएट है और वहां पे भी वैल्यूएशन वाइज सस्ते हैं इन टर्म्स ऑफ द एंटायर अदर बिजनेसेस व्हाट है। तो मेरे ख्याल से कंफर्ट है वैल्यूएशंस। आई थिंक 18 टाइम्स अर्निंग्स अभी भी रिलायंस अवेलेबल है मेरे ख्याल से फॉरवर्ड में। तो मेरे ख्याल से अगेन रिस्क कम है और सेफ्टी जहां पे ज्यादा है और हमने देखा है, तो मेरे ख्याल से रिलायंस में भी अभी भी मेरे ख्याल से जिस तरह से भारती के वैल्यूएशन मिले हैं तो मेरे ख्याल से अभी भी थोड़े डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पे वो कैचअप हो सकता है अभी भी। तो ऐसा मत देखिएगा कि 9 महीने के भाव जो था वो वहां पे आए, बट आई थिंक देयर इज स्टिल मोर अपसाइड टू द स्टॉक और यहाँ से भी रैली कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है रिलायंस के अंदर। ठीक है, रिलायंस यहां से भी रैली कर सकता है। राहुल जी का ऐसा भरोसा है। 1500 रुपए के ऊपर तो शेयर निकल गया है। आज एशियन पेंट्स का शेयर फोकस में रहेगा क्योंकि ग्रासिम की जो डिवीजन है पेंट की, बिरला ओपस, उन्होंने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मार्केट डोमिनेंस का इस्तेमाल करके कंपनी को नुकसान पहुंचाया है
और सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसकी जांच के आदेश भी दे दिए हैं। आपको बता दें कि पूरे पेंट अगर मार्केट की बात करें तो अकेले 50% शेयर एशियन पेंट्स का है, लेकिन एशियन पेंट्स पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने डीलर्स के ऊपर प्रेशर ये बनाया कि वो बिरला ओपस के प्रोडक्ट्स स्टॉक ना करें, और इसके अलावा भी कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि बिरला ओपस एक नई एंट्री है पेंट डिवीजन में, एक बड़े ग्रुप की तरफ से, आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से, और बहुत जल्दी उन्होंने मार्केट कैचअप करने की कोशिश की है। डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट्स की बात करें तो ऑलरेडी उन्होंने 10% का मार्केट शेयर अचीव कर लिया है। तो अब ये जांच होगी एशियन पेंट्स के खिलाफ। शरण जी, आप जरा एशियन पेंट्स पर व्यू दीजिए। अभी भी अपने 52 वीक हाई से ये शेयर जो है करीब करीब 1000 रुपए की दूरी पर खड़ा है, और पिछला महीना जो गुजरा है वो ठीक ठाक गुजरा है, करीब 4-5% ये शेयर चला है। क्या व्यू होगा आपका? मे बी कि आज हो सकता है कि गिरावट देखने को मिले एशियन पेंट्स के शेयर में इन आरोपों के चलते और इस जांच के चलते। तो अभिषेक जी, कल डिस्पाइट काफी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आने के बावजूद मैंने आपके ही चैनल पे स्ट्रिक्टली अवॉइड बोला था एशियन पेंट्स। मेरा व्यू बदला नहीं है, और जो स्टॉक में थोड़ी बहुत आपको तेजी देखने को मिली है वो जेएसडब्ल्यू ने जब एक्सो नोबल को बाय किया उसको लेते हुए थोड़ी तेजी मिली आपको देखने को मिली है। मगर मुझे नहीं लगता है आने वाले समय में ये स्टॉक कोई भी आपको अपसाइड दिखा पाएगा। फंडामेंटली इनके नंबर्स बहुत वीक आने वाले हैं। इनको वाई वॉल्यूम ग्रोथ नेक्स्ट टू जीरो है। डिस्पाइट आप बर्जर 7 to 9% ग्रो कर रहे हैं, दूसरे भी ग्रो कर रहे हैं, कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही है। तो ओवरली फंडामेंटली भी वीक है, टेक्निकली भी कुछ नहीं दिख रहा है, अपने 52 वीक लो के आसपास थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले समय में मुझे स्टॉक में कोई तेजी नहीं दिख रही है। और मैं जिससे भी बोलता हूँ और 3-4 बार मैं रिकमेंड भी कर चुका हूँ, अगर आपको पेंट सेक्टर में रहना ही है, एशियन पेंट बेच दीजिए और बर्जर पेंट में एंट्री कर लीजिए। बर्जर पेंट के चार्ट्स, प्राइस एक्शन इससे बहुत ही बेहतरीन है। तो ओवरली कल भी मेरा व्यू अवॉइड का था, आज भी अवॉइड का है। मैं तो एक बार बोलूंगा आप बेच के निकल जाए और बर्जर पेंट में शिफ्ट कर दे, अगर आपको पेंट सेक्टर में रहना ही है। अगर पेंट में रहना है तो रणनीति आपकी ये होनी चाहिए कि एशियन पेंट्स को आप बेचिए, बर्जर पेंट में एंट्री कीजिए। नया निवेश नहीं करना है या फिर नई खरीदारी नहीं करनी, इससे दूर रहिए। आज हो सकता है कि गिरावट के साथ ये खुले। और सीएलएसए जो कि दुनिया की जानी मानी ब्रोकरेज फर्म है, सीएलएसए ने इस पर अंडर परफॉर्म की जो रेटिंग है वो बरकरार रखी है और लक्ष्य दिया है 1966 रुपए का, जो कि इस भाव से करीब करीब 400 रुपए नीचे के हैं। तो एशियन पेंट्स के लिए माहौल खराब है और बहुत ही क्लियर कट आपके लिए व्यू आ गई है शरण की तरफ से। सेल एशियन पेंट्स, बाय बर्जर पेंट्स। एक और एक्सपर्ट को शो में शामिल करते हैं। हरीश जुजारे हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। आपके स्टॉक से शुरुआत कर लेते हैं। हरीश जी, बताइए आप कहां पर बुलिश हैं आज और क्या खरीदने की सलाह देंगे? गुड मॉर्निंग। देखा जाए तो सारे पैनलिस्ट को। दूसरा चीज़ है कि आज कल के सत्र में देखा है तो मार्केट ऑलमोस्ट 2 सेशंस थे ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन में ही रुका हुआ है निफ्टी। तो मेजर ऐसा कुछ ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव सेंटीमेंट बना रहेगा। द बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी मेरा कंटिन्यू रहेगा। मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा मोमेंटम बिल्टअप हो सकता है, लेकिन जस्ट जिस तरीके से कल शाम को इवनिंग लेट सेशंस में थोड़ा बहुत रिकवरी देखने मिला नीचे लेवल से, मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट सपोर्ट बेस बांध चुका है बैंक निफ्टी में और एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है इंडेक्स में। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा ज्यादा मोमेंटम देखने मिल सकता है आगे जाके। और मेरे रडार पे 2 स्टॉक्स है आज के लिए। पहला स्टॉक रहेगा टाइटन का। देखिए टाइटन में देखा जाए तो कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन ब्रेकआउट है, और दूसरा चीज है कि बहुत दिनों के बाद एक स्टिफ रेजिस्टेंस जो माना जाता था उसके ऊपर निकल के होल्ड कर रहा है स्टॉक प्राइस। तो मुझे लग रहा है कि टाइटन में थोड़ा एक अच्छा बुलिशनेस देखने मिल सकता है आगे जाके। तो मुझे लग रहा है कि 3820 और 3900 लेवल से ऊपर की ओर एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक प्राइस का। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3640 का। छोटा ही स्टॉप लॉस रहेगा क्योंकि जो प्रीवियस स्विंग है उसी के नीचे सपोर्ट बन रहा है, तो उसी का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए टाइटन में। और दूसरा स्टॉक रहेगा, देखिए जिस तरीके से पीएसयू बैंक्स और स्मॉल कैप बैंक्स में अच्छा खासा मोमेंटम बन रहा है, मेरा पीएसयू बैंक्स में एक बाई का सुझाव रहेगा। देखा जाए तो एक महाराष्ट्र महाबैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अगर देखा जाए तो इसमें भी एक इनवर्स सेक्शन शोल्डर का पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है कल के ट्रेडिंग सेशन में, और वॉल्यूम्स भी लास्ट 2 दिन से ग्रेजुअली गेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि महाबैंक को बाय करना चाहिए जो करंट लेवल्स पे भी। और ऊपर के और टारगेट्स में लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 60 और 62 लेवल्स दिख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि एक लंबा तेजी के लिए तैयारी हो रहा है स्टॉक प्राइस में। तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए कोई बाय करना चाहता है करंट लेवल्स पे, स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 56.50।
जी बिल्कुल। हरीश, दो कॉल्स आपकी तरफ से, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और साथ ही टाइटन। खरीदारी के मौके यहाँ पर बनते हुए और इनफैक्ट बुलियन मार्केट की शुरुआत भी हुई है। और गोल्ड सिल्वर की अगर बात करें, सिल्वर में हरे निशान के साथ इस वक्त हम देख रहे हैं ट्रेड्स। और इनफैक्ट इसी के चलते गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स पर भी नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। रुपए की ओपनिंग पर भी नज़र होनी चाहिए। 6 पैसे कमजोरी के साथ रुपया जो है ये खुला है 85 रुपये और 52 पैसे के मुकाबले 85 रुपये और 58 पैसे पर रुपए की ओपनिंग होती हुई कमजोर, 6 पैसे की कमजोरी और डॉलर के मुकाबले। लेकिन इस बीच प्री ओपन लेवल्स पर भी लगातार हमारी नजर रहेगी। गोल्ड सिल्वर कमोडिटी मार्केट के अपडेट पर भी फोकस है। और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की अगर बात करें, BEL का स्टॉक प्राइस जो है कल एट लाइफ हाई ट्रेड कर रहा था। अच्छा खासा एक्शन भी देखने को मिला था और इनफैक्ट कंपनी ने करीब 528 करोड़ के ऑर्डर्स सिक्योर किए हैं। और इसी के चलते स्टॉक में एक मूवमेंट, लगातार ऑर्डर विंस के चलते ये पूरा स्पेस जो है वो फोकस रेडार पर रहता है। इस वक्त भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बाजार खुलने से ठीक पहले 432 के लेवल्स हमने देखे हैं। इस वक्त कल मजबूती जरूर थी इस न्यूज़ फ्लो के चलते। हरीश, गुड मॉर्निंग, आपसे एक राय जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग मानसी जी। जिस तरीके से देखिए लास्ट कुछ दिनों से डिफेंस स्टॉक्स में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिला था, फिर से एक बार मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है लास्ट 2-3 दिन से। और BEL देखा है तो कंटिन्यूस एक फिर से कल एक ऑल टाइम हाई पे क्लोज किया हुआ है। मुझे लग रहा है कि करंटली देखा जाए तो BEL में कोई वीकनेस अभी नजर नहीं आया। जो कंसोलिडेशन आना चाहिए था प्रॉफिट बुकिंग हिसाब से आ चुका है। मुझे लग रहा है कि फ्रेश रैली के लिए तैयारी हो रही है। और ऊपर मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस 460 से लेके 480 लेवल से शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकता है। और लॉन्ग टर्म का तेजी कंटिन्यू बरकरार रहेगा। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से और फर्दर रैली देखने मिल सकता है 500 के लेवल तक भी। तो ओवरऑल मुझे तेजी दिखाई दे रहा है BEL में। कोई भी वीकनेस अभी तक फिलहाल इंडिकेशंस नहीं दे रहे। जो भी करेक्टिव फेज था उसमें RSI भी करेक्ट हो चुका है ऑलरेडी। तो मोमेंटम बिल्टअप हो सकता है आगे जाके। तो अगर किसी के पास बाइंग है तो होल्ड करना चाहिए, एक बार स्टॉप लॉस रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूस रैली चल रहा है और थोड़ा ज्यादा बहुत ऑलमोस्ट स्ट्रेच हो चुका है स्टॉक प्राइस। तो मुझे लग रहा है कि कंटिन्यूसली स्टॉप लॉस रिवाइज करना चाहिए और ट्रायल करता रहना चाहिए और होल्ड करना चाहिए मेरे हिसाब से। और अभी के लिए मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 406 का, क्योंकि 406 के आसपास सपोर्ट बन चुका है स्टॉक प्राइस में। तो मुझे लग रहा है कि होल्ड करे। और बाइंग के लिए देखा है तो फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं, थोड़ा माइनर डिस्क मिलता है 425 के आसपास एक बार मिल सकता है, तो बेटर लेवल्स रहेंगे बाई करने के लिए। और उस टाइम पे भी 406 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ऊपर मुझे लग रहा है कि 460 का पहला टारगेट, बाद में 500 का नेक्स्ट टारगेट रहेगा शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। चार्ट्स पर एक टेक्निकल नजरिया इस वक्त ऑर्डर विंस के चलते तो स्टॉक फोकस रेडार पर था ही। और कल के सत्र में हमने देखा था करीब 2.5-3% के गेंस थे। और आज भी प्री ओपन में लेवल्स को देखना जरूर होगा, मजबूती के साथ खुलने के साइंस। एक महीने में हमने करीब 15% के गेंस स्टॉक में देखे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और 9 के 9 रत्न की सूची क्विकली आपके सामने रख देते हैं। और ये सूची लेकर शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए। बिल्कुल, लुपिन पे नज़र रखिएगा। स्टॉक के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। US FDA को अप्रूवल मिल गया है कंपनी से आई ट्रीटमेंट ड्रग को लेके, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। वही एशियन पेंट्स की बात करें तो इनके प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। कंपटीशन कमीशन इंडिया अब इन्वेस्टिगेट करने वाली हैं इनके एलिजिड यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन को लेके। और ऑफ कोर्स ये जो कंप्लेन आई है वो आदित्य बिरला ग्रुप के ग्रेसिम इंडस्ट्री से आई है। हाल ही में बिरला ओपर्स ने जो है अपना इनवे बनाया था पेंट इंडस्ट्री में। और ऑफ कोर्स देखें तो 53% आप कह सकते हैं कि ओवरऑल डेकोरेटिव सेगमेंट में एशियन पेंट्स का आपका वो है मार्केट शेयर है। मॉयल प्राइसेस बढ़ा दिया है 2% से। वही हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो यहाँ पे न्यूट्रल है, जो जून सेल्स इन लाइन रही एस्टिमेट से। और मारुति सुजुकी यहाँ पे भी जून की सेल्स की बात करें तो ये भी इन लाइन रही एस्टिमेट से। मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस पे भी नज़र रखिएगा। गोल्ड में जो है ऑफ कोर्स लगातार दूसरे दिन जो है बाइंग देखने मिल रही है। और ट्रम्प के टैक्स बिल जो है उसका इशू के कारण जो US डेफिसिट है वो बढ़ सकती है, तो उसके कारण जो है गोल्ड प्राइसेस में मोमेंटम आ सकता है। और इन दोनों कंपनीज पे आप नज़र ज़रूर रखिएंगे। OMC स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे ET नाउ स्वदेश का न्यूज़ ब्रेक कंफर्म है। और गवर्नमेंट ने जो एक्नॉलेज किए कि कंपनीज़ को, जो OMC कंपनीज़ को LPG कॉम्पनसेशन अमाउंट मिलेगा, तो इन स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव है। बाइकॉन की बात करें तो अब वो रेगुलेटरी अप्रूवल लाने वाले हैं वेट लॉस ड्रग्स को लेके, तो स्टॉक के लिए जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है। और आखिर में बिग बोल्ड ब्रोकरेज गोल्डमैन सैक की डाउनग्रेड आई है इंडसइंड बैंक पे, इसको डाउनग्रेड कर दिया है सेल पे। पहले न्यूट्रल व्यू था, हालांकि टारगेट प्राइस में बढ़ोतरी आई है, तो स्टॉक के लिए नेगेटिव है इंडसइंड बैंक के लिए। तो ये 9 अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आपको एक्शन दिखेगा।
ओके शरद शुक्रिया ये 9 के 9 रत्न की सूची हमारे साथ शेयर करने के लिए। बाजार खुलने के साथ साथ इन स्टॉक्स में किस तरह के व्यूज़ नज़र आते हैं इस पर खास तौर से हम नज़र रखेंगे, लेकिन इस बीच कुछ और स्टॉक्स जो फोकस रेडार पर थे, फेडरल बैंक के चार्ट्स को पुल अप करना चाहिए। और फेडरल बैंक में कल हमने अच्छा खासा ब्रेकआउट देखा था, मजबूती की चाल देखने को मिली थी। आज के सत्र में आप खुलने के साथ स्टॉक में किस तरह की परफॉर्मेंस होगी इस पर नज़र ज़रूर रखेंगे। लेकिन निमेश, फेडरल बैंक पर आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। 0.5% गेंस के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ ये स्टॉक देखिए काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है और मेरा मानना है कि फेडरल बैंक के अंदर कल भी हम लोगों ने एक अच्छा ब्रेकआउट देखा था। मेरा मानना है कि जिस तरह से एक स्विंग का रेजिस्टेंस आ रहा है 118 के आसपास, एक ब्रेकआउट कल के सेशन में आ गया था। स्टॉक फर्दर मूव कर सकता है ऊपर में 130 सॉरी, हाँ जस्ट ठीक है, ये व्यू आपके लिए हो गया। जी निमेश जी कुछ कह रहे हैं आप? हेलो निमेश भाई, अभी मेरी आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ, यस 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 जी, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, कोई और स्टॉक का चार्ट देख लेता, सॉरी। फेडरल बैंक के अंदर जिस तरह से स्टॉक का स्ट्रक्चर है, डेफिनेटली इसके अंदर भी एक ब्रेकआउट आया है और मेरा मानना है कि स्टॉक एक लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जिस तरह से मोमेंटम है और बैंकिंग इंडेक्स हम लोग देख रहे हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग है, व्यू बुलिश रहेगा फेडरल बैंक के अंदर। ऊपर की तरफ मेरा मानना है कि 235 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं, तो आपको अगर ब्रेकआउट प्ले करना है तो डेफिनेटली कर सकते हैं। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो लगाना रहेगा वो 215 का लगाना रहेगा और ऊपर में 235 तक के लेवल फेडरल बैंक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। 235 तक के लेवल आ सकते हैं फेडरल बैंक के शेयर में। 220 पर खुलने के आज संकेत ये शेयर दे रहा है। 3 मिनट में बाजार खुल जाएगा, लेकिन उसके पहले फटाफट एक दो और शेयरों पर व्यू ले ही लेते हैं। सीएससी में कल हमने क्लोजिंग अच्छी देखी। आरपीजी ग्रुप की ये पावर कंपनी है, कलकत्ता इलेक्ट्रिक, और हालांकि 200 रुपए के भाव हम देख चुके हैं शेयर में, लेकिन उसके नीचे ही है। 180 के आसपास के प्राइसेस हैं ये सीएससी के। एक व्यू आपसे चाहिए शरण जी। कल हमने देखा कि पावर स्टॉक्स में मोमेंटम मतलब ठीक ठाक था, बहुत ज्यादा तो नहीं बट ठीक ठाक था। आपने टाटा पावर पर व्यू भी दिया है, तो जरा सीएससी के बारे में राय दीजिए कि इसकी आप चाल किस तरह की देख रहे हैं? अभिषेक जी, पहले भी हम इस पे बात कर ली है, स्टॉक में कुछ ज्यादा बड़े मूवमेंट आते नहीं है और 200 के पास आते ही स्टॉक थम सा जाता है और कंसोलिडेट करने लगता है। और ओवरली स्टॉक ने एक अच्छा शॉर्ट ब्रेकआउट दिया है अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर। अगर यहाँ पे 15 से 30 मिनट ट्रेड करता है अराउंड 178 टू 180, तो आपको एक छोटी सी मूवमेंट दिख सकती है 185 टू 190 के लेवल, और वहां पे मुझे अगेन काफी रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो अपसाइड तो मुझे काफी कैप लग रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी ओके है। 10 रुपए का आप रिस्क लेके न्यू पोजीशन बना सकते हैं, मगर 190 टू 200 में काफी बड़ा रेजिस्टेंस है और जब जब वहां पे स्टॉक आता है थम सा जाता है। तो किसे लेना है, शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है तो 10 रुपीज का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से आप पोजीशन बना सकते हैं, मगर 190 टू 200 के आसपास रेजिस्टेंस है, वहां पे आएगा तो एक बार फिर रिव्यू करेंगे। 190 से 200 ये रेजिस्टेंस जोन है और काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि यहां जाके स्टॉक फंसता है, फिर रिवर्सल देता है, फिर मोमेंटम लौटता है। हमने देखा था कि जब गिरावट हुई तो 150 रुपए के भी नीचे सीएससी का शेयर आ गया था। हालांकि वहां से हम देख रहे हैं कि मोमेंटम थोड़ा सा बिल्ड होता हुआ दिख रहा है शेयर में। चलिए बाजार के ओपनिंग की तरफ बढ़ेंगे। करीब 1.5 मिनट के आसपास का समय रह गया है और आज जो गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा था 30-40 अंकों पर खुलने के, बाजार एग्जैक्टली वैसे ही खुलने जा रहा है और निफ्टी की जो शुरुआत होगी 45 अंक ऊपर होगी। प्री ओपन के लेवल सेटल हुए हैं। सेंसेक्स 93 अंक ऊपर खुलेगा करीब 100 अंकों की तेजी पर, और निफ्टी बैंक की जो शुरुआत होगी वो भी करीब करीब 100 अंक ऊपर होगी। तो शुरुआत से तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, एक सुस्त शुरुआत ही होगी, क्योंकि तीनों के तीनों इंडेक्स में 0.25% तक के भी गेंस नहीं दिखाई देंगे। शेयरों में आज जहां पर नजर होनी चाहिए, आज एशियन पेंट्स गिरावट का ये शेयर शिकार होगा, क्योंकि ये बिरला ओपस ने इनके खिलाफ शिकायत की थी कि ये कंपटीशन को डेंट कर रहे हैं, गलत प्रैक्टिसेस अपना रहे हैं, डीलर्स के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि वो बिरला ओपस के प्रोडक्ट्स ना बेचें। और यही नहीं, मतलब उनको कुछ स्पेशल डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं और विदेश यात्रा के भी उनको ऑफर दे रहे हैं अगर एक्सक्लूसिव करार करते हैं तो एशियन पेंट्स की थोड़ी कमजोर शुरुआत होगी। सीएलएसए ने भी इस पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है और थोड़ी देर पहले शरण ने भी कहा कि आप इसको बेच के बल्कि बर्जर में आप एंटर कर जाइए, एक बेहतर विकल्प होगा।
तेजी वाले शेयरों की बात करें तो हीरो मोटो ने करीब 5.5 लाख बाइक और स्कूटर बेचे हैं जून महीने में। हीरो मोटो एक रेंज में रहा शेयर। आज हो सकता है कि इस बिक्री के आंकड़ों के दम पर थोड़ी आपको तेजी दिखाए। करीब 1.25% ऊपर खुलने के संकेत हीरो मोटो दे रहा है। और टीसीएस की बात करें तो 1.5% की तेजी पर शुरुआत टीसीएस की होनी जा रही है। ये कुछ शेयर्स हैं जो आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। शुरुआत हो गई है। निफ्टी खुला है करीब 50 अंकों पर। निफ्टी बैंक की बात करें तो 60-70 अंकों की तेजी निफ्टी बैंक में भी हो रही है। करीब 100 अंक ऊपर इस वक्त आपको लेवल दिखेंगे। 0.25% से भी कम की तेजी पर शुरुआत इस वक्त बाजार की हुई है। निफ्टी बैंक अपनी तेजी को गंवाता हुआ और 13-14 अंक ऊपर आपको फिलहाल दिखेगा। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में 35 अंकों की हल्की सी तेजी। तो रेंज के बाजार के संकेत मिल गए हैं। पिछले 2 दिन हमने देखा कि बाजार में कंसोलिडेशन हुआ था। परसों बाजार में गिरावट आई थी। कल देखा कि बाजार ने थोड़ी संभलने की और स्थिरता देने की कोशिश की थी। देखते हैं कि आज के सत्र में क्या होता है। निफ्टी बैंक 50 अंकों पर। निफ्टी की बात करें तो यहां पर भी 50 अंकों की तेजी हमें दिख रही है। 25,600 के आसपास है निफ्टी। लेकिन क्या निफ्टी 25,600 से 700 के जो रेजिस्टेंस का जोन है उसको पार कर पाएगा? बाजार में आज इस पर ही नजर रहेगी। और निफ्टी बैंक के लिए जो अगला जो टारगेट बनता है यहां से 58,000 का वो एक रेजिस्टेंस का जोन है। जो शुरुआत हुई है एडवांस डिक्लाइन के अगर आप रेशो को देखेंगे तो वो आपको बेहतर दिखेगा। करीब 1450 शेयर इस वक्त मजबूत हैं और करीब 450 शेयरों में इस वक्त आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तेजी कहां पर है? तेजी है इन्फोसिस में करीब 0.25% की। तो आईटी में मोमेंटम लौटता हुआ दिख रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि थोड़ी पॉजिटिविटी बिल्ड होगी। अब इसके नतीजों को लेकर देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर मजबूती है। ग्रासिम में हम देख रहे हैं कि करीब 0.5% के आसपास की मजबूती है। लेकिन दूसरी ओर एशियन पेंट्स में 1% के आसपास की गिरावट, लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी की कोशिश हम देख रहे हैं एशियन पेंट्स में हो रही है। इंडसइंड बैंक का शेयर चला था, थोड़े दबाव वहां पर है। नेस्ले के शेयर में हम देख रहे हैं कि 0.5% के आसपास की कमजोरी है और 0.5% की कमजोरी एल&टी और टाटा कंज्यूमर के शेयर में भी हमें देखने को मिल रही है। बीएल लगातार चला था तो प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी वहां पर भी आ रही है। लेकिन गिरावट है सिर्फ 0.25% के आसपास की। और अगर हम निफ्टी के चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो आईसीसी बैंक में अच्छी तेजी है। आज निफ्टी को सपोर्ट देने में आईसीसी बैंक और इन्फोसिस सबसे आगे हैं और इन्हीं के दम पर हम देख रहे हैं कि 0.25% के आसपास के गेंस को टिका के रखने की कोशिश में है। हीरो मोटो थोड़ा नीचे आया है, 0.5% के आसपास के गेंस रह गए हैं। और अगर हम मेटल की बात करें तो हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील भी 0.5% की तेजी पर कारोबार कर रहे हैं। आरबीएल बैंक जिसमें हम देख रहे हैं कि लगातार मूव्स अच्छे हैं। ये जो शेयर है 260 के ऊपर निकला है आरबीएल बैंक का। आज फिर से 2% के आसपास की तेजी। तो आरबीएल बैंक क्या एक बड़े ब्रेकआउट के लिए यहां से तैयार हो रहा है? क्या अगला टारगेट आरबीएल बैंक के लिए 290-295 के आसपास का होगा? ये समझने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट से। लेकिन मिड कैप आईटी में भी माहौल अच्छा है। आप देखिए कोफोर्ज है, एम्फेसिस है, ये शेयर भी आज मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। एलपीजी सब्सिडी की बात की है पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। और आज हम देख रहे हैं कि आईयूसी में शेयर आईयूसी में तेजी अच्छी है, 1% के आसपास की मूव्स आपको उसमें दिखाई देंगे। तो ओवरऑल शुरुआती संकेत ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है। लेकिन यह है कि हाँ, बाजार गिरने के मूड में नहीं है। निफ्टी बैंक आपको सपाट जरूर दिखेगा। लेकिन निफ्टी में जो तेजी है वो 50 अंकों की है और तेजी का पूरा क्रेडिट आप दे दीजिए आईटी और इसके अलावा आईसीसी बैंक के शेयर को। बड़े मूव्स कहां पर आ रहे हैं जरा ये भी चेक कर लेते हैं। आज जो बड़ी तेजी है रेलवे स्टॉक में राइट में है, करीब 4.5% के आसपास की तेजी वहां पर है। टाटा कम्युनिकेशन करीब 2-2.25% के आसपास के मूव है। स्टरलाइट टेक धीरे धीरे करके शेयर फिर से ऊपर जा रहा है, 110 रुपए के ऊपर निकल गया है। मॉयल को लेकर खबर आई, मॉयल करीब 2% ऊपर है। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि आरती ड्रग्स में करीब 1.5% के आसपास की तेजी है। बहुत ज्यादा कोई बड़े मूव्स बाजार में हमें देखने को मिल नहीं रहे हैं। सिटी यूनियन बैंक करीब 3% नीचे है। इंडसइंड बैंक कमजोर है। एसबीआई कार्ड में हम लगातार गिरावट का सत्र देख रहे हैं। आज फिर से हम देख रहे हैं कि 2% नरम है शेयर और 920 रुपए के नीचे आकर कारोबार कर रहे हैं। तो आज निश्चित तौर पर जो सेक्टर का जो लीडर है वो है आईटी का। आईटी में मूव अच्छा है। आईटी इंडेक्स करीब 1.25% ऊपर दिखेगा। इसके पीछे मेटल, ऑटो में बाइंग है लेकिन इंडेक्स 1% से भी कम नीचे है। यहां से बाजार को थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन जहां से प्रेशर है, सरकारी बैंकों में तेजी हमने हाल फिलहाल देखी थी। सरकारी बैंक थोड़े से आज नरम पड़े हैं और इसके अलावा एफएमसीजी में थोड़ा सा प्रेशर है। कंज्यूमर ड्यूरेबल का इंडेक्स हम देख रहे हैं कि सपाट कारोबार कर रहा है। बाजार एक रेंज में है। निफ्टी है 55 अंक ऊपर और निफ्टी बैंक है सपाट 15 अंकों के आसपास की गिरावट। सीधे चलेंगे एक्सपर्ट्स के पास और उनसे समझेंगे कि बाजार में फिलहाल अभी के अभी आपको ट्रेड के मौके
आपके लिए कहां पर बन रहे हैं ये जानेंगे और लेकर आएंगे ओपनिंग ट्रेड्स। तो ये है बाजार की शुरुआत। खुले हम हरे निशान के साथ 25,600 के लेवल्स को टच किया। उन्हीं लेवल्स को कायम रखने की कोशिश करता हुआ निफ्टी 25,592 के स्तर। बैंक निफ्टी में भी नए स्तर देखने को मिले, उसके बाद सस्टेन करने की लगातार जद्दोजहद करता हुआ स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कल ही की तरह आज भी ढेर सारे और गैब्रियल इंडिया के स्टॉक पर नजर होनी चाहिए। बैंक निफ्टी में इस वक्त निचले स्तरों पर कामकाज। गैब्रियल इंडिया पर कल भी हमारा फोकस था और आज के सत्र में भी बाजार खुलने के साथ ही 20% की अपर सर्किट यहां पर लगी है। एक्विजिशन की खबर, रीस्ट्रक्चरिंग की खबर कल आई थी और उसके ठीक बाद स्टॉक में 20% की सर्किट लगी थी और आज के सत्र में भी बाजार खुलने के साथ सिर्फ और सिर्फ 5 सेशंस में अगर देखेंगे गैब्रियल इंडिया के स्टॉक में करीब 50 टू बी प्रिसाइज 52% तक के गेन्स देखे जा चुके हैं। बिग शो ऑफ द डे, इस पर लगातार हमारा फोकस है। लेकिन चलिए हमारे एक्सपर्ट से जान लेते हैं बाजार की शुरुआत पर उनके ओपनिंग ट्रेड्स क्या हैं। शरण, शुरुआत आपसे करेंगे, बताएं कौन से स्टॉक्स हैं इस वक्त आपके रेडार पर? तो आज के रेट में तो सेक्टर वाइज तो निफ्टी आईटी आउट परफॉर्मर रहेगा, मगर मुझे लग रहा है स्टॉक काफी 1 से 2% चल चुके हैं। तो नेक्स्ट बेस्ट सेक्टर मुझे निफ्टी मेटल सेक्टर लग रहा है और आज मेरे दोनों पिक्स वहां से ही रहेंगे। आप नेशनल एल्यूमिनियम का जुलाई फ्यूचर्स खरीदिए। स्टॉप लॉस रहेगा 4 रुपीज। स्टॉक का प्राइस चल रहा है अराउंड 194। टारगेट रहेगा 198 टू 202 के लेवल्स के लिए और मुझे 194.50 के ऊपर एक काफी फास्ट मूव आपको आते हुए दिख सकता है, जो जहाँ से 50 पैसा ही है खाली। सेकेंडली वेदांता का जुलाई फ्यूचर काफी अच्छा लग रहा है, अपने पिछले हाई को ब्रेक करने को ट्राई कर रहे हैं। तो आप वेदांता के फ्यूचर में बाय कीजिए जुलाई फ्यूचर में अराउंड 474 के लेवल। स्टॉप लॉस रहेगा सिर्फ 10 रुपीज 464। टारगेट रहेगा 484 टू 494 के लेवल से। ये शॉर्ट टर्म टू पोजिशनल ट्रेड रहेंगे दोनों, बट स्ट्रिक्ट जरूर स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड कीजिए। ऑन अ शॉर्ट टर्म टू पोजिशनल बेसिस ये ट्रेड्स आते हुए शरण की तरफ से वेदांता के स्टॉक प्राइस पर नजर जरूर रखें। 1.25% की तेजी के साथ स्टॉक में 471 के लेवल्स पर फिलहाल कामकाज देखने को मिल रहा है। निमेश, आप बताइए आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? मानसी, आईटी स्पेस से मैं जाऊंगा और इंफोसिस के अंदर एक ब्रेकआउट आया है। मेरा मानना है कि एक अच्छा ब्रेकआउट है और आज के दिन के लो से यानी करीब 1615 का एक स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक में ऑलरेडी 2% का रनअप आ चुका है। तो इसलिए इंट्राडे ट्रेड नहीं है, पोजिशनल ट्रेड है। ये लेवल से बाय करना चाहिए 1615 का एक स्टॉप लॉस लगा के। और मेरा मानना है कि ऊपर में 1680 से 1700 तक के लेवल इन्फोसिस में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो इन्फोसिस यहाँ से काफी स्ट्रांग लग रहा है, पूरा आईटी पैक स्ट्रांग लग रहा है। तो इन्फोसिस के साथ में बाय करना चाहूंगा। आईटी पैक आज परफॉर्म कर रहा है। आईटी इनफैक्ट टॉप कंट्रीब्यूटर और एफएमसीजी से बिकवाली हाथ लगी है। इन्फोसिस इस वक्त निमेश के रेडार पर 1641 के लेवल, 2.25% की तेजी यहां से और तेजी एंटिसिपेट की जा रही है। हरीश, आप बताइए आपके ओपनिंग ट्रेड्स में कौन से शेयर्स शामिल हैं? जैसे आईटी में अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ा है, तो उसमें एक छोटा स्टॉक है जो कंपनी का जो है बी सॉफ्ट। अगर बिरला सॉफ्ट है, बिरला सॉफ्ट में देखा जाए तो क्लियरली एक ट्रायंगल ब्रेकआउट बनाया हुआ है। तो वहां से आज ऑलमोस्ट 1.5% का गेंस दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से मोमेंटम बिल्टअप हो सकता है फर्दर। मुझे लग रहा है कि ऊपर के ओर 480 490 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं बिरला सॉफ्ट में। तो करंट लेवल से बाय करना चाहिए और स्टॉप लॉस बहुत छोटा आ रहा है, एकदम से 420 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि ऊपर 480 से लेकर 490 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं 1-2 ट्रेडिंग सेशंस में। तो बिरला सॉफ्ट में मेरा बाय का रिकमेंडेशन रहेगा आज के लिए। रिकमेंडेशन इस वक्त हमारे तीनों टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तरफ से उनके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन मेजॉरिटी आईटी पैक पर कन्वेक्शन और बढ़ता हुआ, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता हुआ स्पेस और अच्छी खासी तेज़ी के बीच मिड कैप आईटी और लार्जर आईटी प्लेयर्स पर खास तौर से नज़र रखेगा। और ध्यान रखिए रिजल्ट सीजन की शुरुआत भी आईटी मेजर टीसीएस से ऑन अ लार्जर फ्रंट होती हुई नजर आएगी। तो इससे ठीक पहले आईटी स्टॉक्स फोकस रेडार पर रहने ज़रूर चाहिए। मॉयल के चार्ट्स को एक बार देखते हैं। मॉयल में करीब 2.25% की तेज़ी इस वक्त नजर आ रही है और मजबूती के बीच ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ न्यूज़ फ्लो है और इसी के चलते हम देख रहे हैं क्या इम्पैक्ट आता हुआ मॉयल के चार्ट्स पर। कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स आते हुए और उसका एक असर, शार्प अपसर्ज मॉयल में फिलहाल। शरण, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे।
पैटर्न काफी अच्छा है, प्राइस एक्शन काफी अच्छा है, हायर लो बनाते हुए चल रहा है। 400 के ऊपर एक काफी आप अच्छा ब्रेकआउट देख सकते हैं। अगर किसे पोजीशन बनानी है, मैं बोलूंगा 20 डे ईएमए का स्टॉप लॉस अराउंड 377 रख के आप लॉन्ग कर सकते हैं स्टॉक में। 400 के ऊपर काफी फास्ट मूवमेंट दिखाई दे सकता है। आपको टारगेट मिल सकता है 425 टू 450 के लेवल्स के लिए। ठीक है, शार्प चार्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ से और ज़्यादा फर्दर अपसाइड जो है इसे एंटिसिपेट करके ज़रूर चलें। स्टॉक में मोमेंटम है और मोमेंटम के साथ लगातार कामकाज यहाँ पर प्राइसेस जो है फेरो और केमिकल ग्रेड मैंगनीज के 2% से कंपनी ने बढ़ाए हैं। सो प्रोडक्ट प्राइसेस, रॉ मटेरियल प्राइसेस की जो खबर है उसका एक इम्पैक्ट है जो कि स्टॉक प्राइस पे देखने को मिला है। लेकिन निमेश, आपसे ये गैब्रियल इंडिया पर एक टेक ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के ठीक बाद इनफैक्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम ऑफ अरेंजमेंट रही कंपनी की। कल ये खबर आई थी और कल ही हमने देखा था 20% की सर्किट वहाँ पर लगी, और उसके ठीक बाद आज भी बाजार खुलने के ठीक साथ उस खबर का असर इस वक्त भी नजर आ रहा है। इस स्टॉक को अगर आप ट्रैक करते हैं, एक राय दीजिएगा। पिछले 5 सेशंस में जबरदस्त अपसर्ज गैब्रियल इंडिया में दिखने को मिले हैं। जिस तरह से चार्ट है, अब ये टेरिटरी में कि यहाँ से आप बाई तो कर नहीं पाओगे क्योंकि ऑलरेडी सर्किट है, और अगर सर्किट खुलता है तो बाई भी करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें स्टॉक के अंदर जो रनअप आया था, अगर 23 जून को स्टॉक का प्राइस 585 के आसपास था और आज 1000 रुपीज के ऊपर जो है वो स्टॉक ट्रेड कर रहा था। तो यानी 10 सेशन के अंदर स्टॉक ने 100% अप मूव ऑलरेडी दे दिए है। तो यहाँ से मेरा मानना है कि अगर आपके पास है तो बने रहिए, फ्रेश पोजीशन यहाँ से नहीं लेनी चाहिए, कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, और अगर सर्किट खुलता है तो स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल यही व्यू है कि ये स्टॉक को भी आप अवॉइड करके चल सकते हैं। यहाँ पे ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट व्यूज रहेगा। गैब्रियल का लगातार दूसरे दिन सर्किट आ रही है, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है और अब देख रहे हैं कि स्टॉक में भारी मोमेंटम भी आया है। लेकिन शरद, मेटल स्पेस पे जो है आपकी राय लेना चाहूँगा। वन ऑफ द टॉप सेक्टोरल इंडेक्स गेनर्स भी है, एक ब्रेकआउट्स भी टेक्निकली जो है बहुत सारे काउंटर्स में देखने मिल रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद इसका सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बहुत सारे छोटे देश की जो अपने दौरा स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है क्रिटिकल मिनरल्स को लेके। 3-4 दिन से हम देख रहे हैं बहुत सारे पीएसयूज के साथ क्रिटिकल मिनरल्स के जो एमओयूज है वो साइन हो रहे हैं और वो पब्लिकली एक्सचेंज में अनाउंस हुए जा रहे हैं। तो इसमें कुछ एक एंगल बन रहा है क्या मेटल्स को लेके? क्या देखिए, चाइना का डेटा अभी भी जो है डिसेंट है, बहुत अच्छा भी नहीं है बट मेंटेन करके रखा है, तो ऑफकोर्स वो मेटल का तो एक एंगल है ही। लेकिन शरण, ज़रा आप बताएंगे कि टेक्निकली यहाँ पे मेटल स्पेस में कौन से स्टॉक्स में एक अच्छी ब्रेकआउट देखने मिल रही है? मेटल एज अ पैक में आज एक मोमेंटम आया है और ऑफकोर्स कुछ एचएनआई सेगमेंट्स में भी बाइंग आ रही है। तो शरण, ज़रा बताएं मेटल स्पेस में आपकी क्या राय रहेगी? तो शरद जी, काफी समय से मैं भी सुन रहा हूँ, तो माइनिंग को लेते हुए, रेयर अर्थ मैग्नेट्स को लेते हुए काफी कमी है इंडिया में, और अभी काफी फास्ट अप्रूवल्स मिल रहे हैं जिन्हें भी अगर माइनिंग और प्रोसेसिंग यूनिट डालना है रेयर अर्थ मैग्नेट्स को लेके। तो आपका फोकस मेरे हिसाब से मेटल स्पेस में नॉन फेरस साइड पे होना चाहिए। जो कंपनियां बेसिकली पहले ही माइनिंग करती है, कॉपर हो गया आपका हिंदुस्तान कॉपर, नेशनल एल्यूमिनियम, और दूसरी कंपनी जो फास्ट एक्सपैंड कर सकते हैं और माइनिंग के लिए जा सकते हैं। इसके लिए आज भी मेरे दोनों टॉपिक आप देखो तो बेसिकली वेदांता और नेशनल एल्यूमिनियम के तरफ ही है। मुझे लग रहा है इन्हें काफी इजी होगा आगे चल के एक्सपैंड करने, माइन खरीदने के लिए और माइनिंग करने के लिए, और उसे प्रोसेस करने के लिए इनकी टेक्नोलॉजी भी काफी ऑलरेडी, बिकॉज दे आर इन द बिजनेस, दे कैन इजिली एक्सपैंड। तो ये साइड पे आप ज्यादा फोकस करें, नॉन फेरस साइड पे जो कंपनियां फास्ट एक्सपेंशन कर सकती है आने वाले समय में। तो मुझे लग रहा है इनमें आपको बहुत पॉजिटिव न्यूज फ्लो देखने को मिल सकते हैं आने वाले महीनों में। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स ऑटो आंकड़ों पे जो है ऑफ कोर्स नज़र रहने वाली है, एंड हमारे हेड ऑफ रिसर्च अभिषेक गावशिंदे जो है अभी जुड़ने वाले हैं। गुड मॉर्निंग अभिषेक। ऑटो आंकड़े की बात करें तो यहाँ पे अब देखा जाए तो एक सीजनली जो कहेंगे कि उतना भी अट्रैक्टिव मंथ रहता नहीं है, तो यहाँ पे किस तरह ओवरऑल रीडिंग्स आए वो हमें पहले बताएं। सी ब्रॉडली अगर देखें तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ से एक लीन मंथ स्टार्ट हो जाता है, मॉनसून आ जाता है, उसका इम्पैक्ट भी जो है रिटेल ट्रेंड्स पर पड़ता है। और साथ ही साथ देखें तो कोई फेस्टिव सीजन है नहीं बड़ा भारी, मैरिज सीजन करीब करीब एंड हो जाता है, तो एक्सपेक्टेशन इटसेल्फ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मॉडेस्ट एक्सपेक्टेशन थी। उसके हिसाब से मैं कहूँगा कि ब्रॉडली नंबर्स जो हैं
वो स्ट्रीट की उम्मीदों के अनुरूप ही है। बट यहाँ से भी अगर ब्रॉडर ट्रेंड देखें तो नेक्स्ट 2 मंथ्स में भी ऐसा कोई बहुत बड़ा नंबर में जो है रिवर्सल आने की कोई संभावना नहीं है। स्ट्रक्चरल यहाँ से बेस्ड ऑन दिस नंबर्स ऐसा कोई बड़ा ट्रेंड आएगा नहीं, क्योंकि इन नंबर्स में भी अगर आप देखें तो इन्वेंट्री भी जो जुड़ी हुई है। क्रिटिकल जो है वो 1 by 1 वी कैन डिस्कस अबाउट द कंपनीज कि कहाँ पर जो है आउटलायर्स और अंडर पेनिंग है। बट एक ट्रेंड मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि ये जो इनिशियल एक्सपेक्टेशन से जहाँ पर मॉडरेशन आया था वो इस समय मौजूद है। अगर आप देखें तो 1 साल का अगर आप चार्ट दिखा पाए निफ्टी का और ऑटो इंडेक्स का, तो ऑटो इंडेक्स कहीं ना कहीं जो है अंडर परफॉर्म करना शुरू कर चुका है ब्रॉडर मार्केट को। अभिषेक, एक और चीज बताइए, यहाँ से आउटलुक क्या दिख रहा है आपको? यहाँ से नंबर सब आगे कैसे आएंगे? और दूसरी चीज क्या है कि हम बार बार ये कहते हैं कि नहीं मानसून अच्छा है तो फिर टू व्हीलर के लिए अच्छा समय होगा। क्या ये ट्रेंड लगता है कि आगे भी इस तरह का देखने को मिलेगा, बस अब ये या फिर ये चीज थियोरेटिकल रह गई है? जी, आपने टू व्हीलर की बात की तो यहाँ पर एक क्लियर कट ट्रेंड उभर कर आ रहा है। आइशर मोटर्स और टीवीएस मोटर्स जो है पैक को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। 1 टीवीएस मोटर्स के नंबर्स में आप देखें तो लगातार 7वां महीना है जहां पर उसका एक्सपोर्ट वॉल्यूम 1 लाख से ज़्यादा रहा है। अगर इस नंबर्स टू व्हीलर के इस मंथ के नंबर्स को भी आप ब्रेक करें तो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स ने जो है डोमेस्टिक नंबर्स को आउट परफॉर्म किया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेंड हो जाता है, क्योंकि टू व्हीलर्स का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वॉल्यूम्स का वो एक्सपोर्ट से आता है। Correct. इसके बाद आपने जो मानसून की बात कही, तो मानसून के दौरान जो है टू व्हीलर का वॉल्यूम कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है, बिकॉज जब आपका बारिश वगैरह शुरू हो जाती है तो रिटेल्स पर इम्पैक्ट होता है। टू व्हीलर्स का मेन जो आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा फेस्टिव सीजन में। तो इसका ट्रेंड जो पूरे साल के लिए है, जो अभी हम उम्मीद कर रहे हैं, वो ये है कि टू व्हीलर सेक्टर में 6 से 7% की ग्रोथ इस साल में रह सकती है। बट अगर रिटेल पोर्शन में आप देखेंगे तो डबल डिजिट ग्रोथ आपको फेस्टिव सीजन में देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो महीने हैं फेस्टिव सीजन से पहले और उसके बाद में, वहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट में ग्रोथ जो है वो सिंगल डिजिट ही रहेगी। वहाँ पर ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा, जो हम डीलर से बात कर रहे हैं, ओईएम से बात कर रहे हैं, जहाँ पर कि ट्रेंड रिवर्सल आ पाए। ओके अभिषेक, यहाँ से फिर आगे का ट्रेंड कैसा नजर आ रहा है कि आउटलायर्स क्या हैं? और क्योंकि आप ऑटो सेक्टर, ऑटो सेल्स के डेटा की बात करें, ऑटो एंसिलरी में गैब्रियल इंडिया को भी टच बेस कर आपसे एक राय जानना चाहेंगे। लगता है मैसिव रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है, लगातार 2 सेशन से अपर सर्किट्स। जी। तो पहले हम आउटलायर की बात करें तो इस मंथ के की आउटलायर्स जो हैं वो ये हैं कि M&M ने जो है पीवी सेगमेंट और ट्रैक्टर सेगमेंट दोनों में जो है आउट परफॉर्म किया है। आइशर मोटर्स ने अगर मैं बात करूं तो Q1 FY24 से लेके Q2 FY25 तक उसका एवरेज मंथली वॉल्यूम 2,27,000 था। पर ये लगातार तीसरा महीना है जो आइशर मोटर का आरी का वॉल्यूम जो है वो 250,000 से प्लस में रहा है। ये स्ट्रक्चरल चेंज है जिसको नोट करना चाहिए। इसके अलावा पीवी सेगमेंट में देखें तो अगर मैं टाटा मोटर्स की बात करूं या मारुति की भी बात करूं तो ये मल्टी मंथ लो वॉल्यूम रहा है पीवी सेगमेंट में। उसका कहीं ना कहीं जो इंडिकेशन ये है कि बाजार में इन्वेंट्री है, जिसको लेकर जो है ओईएम्स भी चिंता में है और उन्होंने इन्वेंट्री को कहीं ना कहीं जो है मैनेज किया है पीवी सेगमेंट में। ट्रैक्टर सेगमेंट का ये सीजनली स्ट्रॉन्ग मंथ होता है, तो वहाँ पर भी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आउट परफॉर्म किया है। और सीवी सेगमेंट में जो है Q1 में, ओवरऑल Q1 में जो वीकनेस रही है, आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे जो है मैक्रो स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, जैसे इंटरेस्ट रेट कम हुए उनका कोई बेनिफिट मिलता है तो दिखेगा। पर ओवरऑल मैं कहता हूँ कि इन नंबर्स को देखने से ऐसा नहीं लगता कि जो साल के शुरुआत में हमने सिंगल डिजिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रखी है उसमें कोई बड़ा भारी चेंज आएगा। Q2 की अगर Q1 में जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि यहाँ पे Q1 के नंबर भी हमारे हाथ में हो जाते हैं, क्लियर ट्रेंड है टीवीएस मोटर और आइशर मोटर Q1 में टू व्हीलर पैक में आउट परफॉर्म करेंगे। टाटा मोटर्स का Q1 का जो डोमेस्टिक वाला नंबर है वो वीक रह सकता है। पीवी सेगमेंट में महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो परफॉर्मेंस होगा वो मारुति और टाटा मोटर्स से बेहतर होगा। और ट्रैक्टर सेगमेंट में जैसे मैंने कहा कि नंबर्स ये स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है, बट उसके बावजूद भी महिंद्रा का नंबर जो है रिलेटिवली स्कॉट्स के कंपैरिजन में Q1 में बेहतर आता हुआ दिखेगा। अभिषेक की आखिरी सवाल जी, जो सब जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए 3 सेगमेंट मोटा मोटी ले लें, पीवी ले लें पैसेंजर व्हीकल, और दूसरा कमर्शियल व्हीकल और तीसरा टू व्हीलर ले लें,
एक एक आपके फेवरेट स्टॉक्स कौन से हैं जो थोड़ा सा ना लंबा भी रखें, क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा लंबा है ऑटो को कवर करने का, तो आपके पसंदीदा शेयर कौन से हैं? टू व्हीलर में मैं आइशर मोटर्स के साथ जाना चाहूंगा जी। पीवी सेगमेंट और ट्रैक्टर सेगमेंट को अगर मैं मिक्स करूं तो वहां पे मुझे लगता है कि जो अगले 2-3 महीने में भी बिकॉज ऑफ द लो बेस इफेक्ट और उसका जो नया कैपेसिटी आया है उसकी वजह से महिंद्रा एंड महिंद्रा पीवी सेगमेंट पे आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। हालांकि पीवी सेगमेंट का ग्रोथ जो है वो ओवरऑल 1-2% से ज्यादा रहने की उम्मीद नहीं है, बट महिंद्रा एंड महिंद्रा वहां पर आउट परफॉर्म करेगा। सीवी सेगमेंट पे ऐसा कोई ट्रेंड अभी तक नहीं दिख रहा है जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल लेकर आएगा, बट अगर आपको प्लेन वैनिला अगर जाना है तो जबकि डीमर्जर हो जाएगा टाटा मोटर्स का तो आप टाटा मोटर्स के साथ जा सकते हैं। अशोक लेलैंड बेहतर नहीं है? अशोक लेलैंड इज कॉम्पिटिटिव, बट वहां पे आपको मार्केट जब आपकी साइकिल डाउन होती है ना तो मार्केट लीडर के साथ रहना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उनके पास रूम होता है डाउन साइकिल में हिट्स एंड बिट्स को प्ले करने का। अच्छा अभिषेक, बिफोर वी लेट यू गो, ये गैब्रियल इंडिया क्या इतना तगड़ा प्लान था रीस्ट्रक्चरिंग का? जी गैब्रियल इंडिया में आपको बताऊंगा कि मैंने बहुत लंबे समय तक ट्रैक किया है, करीब करीब 12 से 14 साल तक रहा है। जब मैं अपने पुराने जॉब में था जहां मैं रिसर्च एनालिस्ट था तो ये मेरा वन ऑफ द टॉपिक होता था। देखिए गैब्रियल इंडिया क्या है ना कि अगर आप देखें तो बिजनेस में ये शॉक एब्जॉर्बर्स बनाता है, जैसे कि मुंजाल शोवा और एंड्योरेंस है। इसका जो एक ही प्रोडक्ट था जिस पर कि ये पूरा डिपेंडेंट था, तो स्ट्रीट में कंसर्न होता था कि यार फ्यूचर ग्रोथ कहाँ से आएगा, मार्जिन एक्सपेंशन कहाँ से आएगा, अगर टू व्हीलर साइकिल में कोई दिक्कत हो गई तो इसका बिजनेस ठप हो जाएगा। तो इसको कोई री रेटिंग नहीं होती थी, एक स्टडी ग्रोथ के हिसाब से चलता होता था। इसके बाद क्या किया इसने, सनरूफ सेगमेंट में कंपनी ने एंट्री किया। सनरूफ सेगमेंट में एंट्री करने के बाद में कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला और साथ ही साथ जो है स्टॉक में एक शार्प री रेटिंग मिली। इसके बाद इसमें एक और कंसर्न होता था कि ये आनंद ग्रुप से जुड़ा हुआ कंपनी है और वो मल्टीपल बिजनेस सेगमेंट में है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ओवर द पीरियड डाइवर्सिफाई हो जाए। देखिए एंसिलरी सेगमेंट में यह है कि अगर आपका डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और आपका ऐसा कोई ट्रिगर है जो कंटेंट पर व्हीकल को इंक्रीज कर रहा है, अगर स्ट्रीट ये चीज़ कहीं पर देखती है ना तो उस स्टॉक में और एक जो है ना वैल्यूएशन में जो है री रेटिंग हो जाती। तो वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। ये जो रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान आया है इसके बाद से स्ट्रीट को ऐसा लग रहा है कि जो कंपनी अभी फ्यू प्रोडक्ट्स पे जो डिपेंडेंट थी वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे चली जाएगी। उसका जो है मार्जिन और कंटेंट पर व्हीकल दोनों में जो है एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। और जो शुरुआती दौर में जो हम देख रहे हैं ये स्टॉक की री रेटिंग का इंडिकेशन है। जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आएगा वो तो 6 महीने 12 महीने के बाद आएगा, बट आज ये मान लिया गया है कि वो जो बड़ी डाइवर्सिफाइड कंपनियां हैं उनकी रेंज में स्टॉक जो है शामिल होता जा रहा है। और जैसे जैसे इसके इंडिकेशंस मिलेंगे आई थिंक स्टॉक में जो है परफॉर्मेंस देखने को बिल्कुल मिलेगा। ओके तो चलिए ऑटो एंसिलरी की चाल में इन पर्टिकुलर गैब्रियल इंडिया और साथ ही ऑटो सेल्स के पूरे डेटा स्ट्रक्चर पर एनालिसिस अभिषेक गावशन देखी। डीप डाइव रिसर्च ही हो गया ये अभिषेक, थैंक यू सो मच। डीप डाइव में सुब्रोस भी था जो का पिकअप था, 40% से ज्यादा कमाई आया है। जी तो ये आप देखिए क्या कमाल का। आयशर भी था शरद। हाँ लेकिन हमारे डीप डाइव रिसर्च के प्लेयर्स की एक लिस्ट बननी चाहिए। जी बिल्कुल, और कमाई के बहुत मौके बन रहे हैं डीप डाइव में। बिल्कुल अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारी रिसर्च हमारे बीच रखने के लिए। चलिए इस बीच आगे बढ़ेंगे और स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम आईटी सेक्टर ऑफ कोर्स आउट परफॉर्म कर रहा है। एफएमसीजी ने आज बैक सीट पकड़ी है, लेकिन बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर एक नज़र होनी चाहिए। पंजाब नेशनल बैंक के चार्ट्स को पुल अप करते हैं, मजबूती के साथ स्टॉक में आज के सत्र में ट्रेड आप ज़रूर देख पाएंगे। और इनफैक्ट कल पीएसयू बैंक का खेमा था जो कि बाजार को संभाल रहा था। आज के सत्र में पीएनबी के स्टॉक प्राइस में 113 के लेवल्स देखने को मिले हैं। निमेश, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पंजाब नेशनल बैंक पर आपकी भी रिकमेंडेशन थी और टुवर्ड्स योर टारगेट ये स्टॉक शायद पहुंचता हुआ। जी जरूर से मंडे को हमारा ओपनिंग ट्रेड में 110 के आसपास जो है वो बाय रिकमेंडेशन दिया था और 115 का टारगेट था, तो स्टॉक आज 114 के आसपास स्टॉक ने एक टॉप बनाया। मेरा मानना है कि अभी भी स्टॉक के अंदर एक स्ट्रेंथ है और आने वाले दिनों में 125 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। उसके बाद 125 तक के लेवल्स यहाँ पर नजर आ सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक अच्छे मूव्स के साथ पिछले 2-3 सेशंस में। इस बीच हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं, उनसे उनके ट्रेडिंग आइडियाज जानते हैं। लक्ष्मीकांत जी गुड मॉर्निंग, बताएं बाजार खुलने के ठीक बाद आपके ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? सुप्रभात मानसी जी। तो सबसे पहला जो ट्रेड है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का है। यहाँ पर हमें एक शॉर्ट टर्म मूव अपसाइड की ओर दिखाई दे रहा है और जो फॉर्मेशन है वो पॉजिटिव साइड का है। तो ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से हमें अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। इसमें जो हमारा टारगेट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है अराउंड दी रुपीज ऑफ 700 और इसे हम करंट लेवल्स पे बाय करके चल सकते हैं। इस दौरान हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो 640 का रखना है।
दूसरा जो स्टॉक है वो पावर सेक्टर से है, वो है टाटा पावर। सो टाटा पावर में हमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट डेली के चार्ट पे नजर आ रहा है। ओवरऑल जो सेंटीमेंट है इसके भी बुलिश साइड के हैं। अभी ये स्टॉक अपने सारे की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ से आने वाले सत्र में तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है टाटा पावर में। हमारे जो टारगेट इसमें निकल कर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 440 के, और डाउन साइड जो स्टॉप लॉस है वो निकल कर आ रहा है 395 का। सो टाटा पावर पर एक राय इस वक्त मिलती हुई, और आईटी स्टॉक्स पर लगातार हमारे एक्सपर्ट्स का पॉजिटिव आउटलुक है और इन स्टॉक्स पर नजर भी होनी चाहिए। मिड कैप आईटी प्लेस की अगर बात करें, एम्फासिस और साथ ही कोफोर्ज दोनों स्टॉक्स और परसिस्टेंट को भी पुल अप करना चाहिए। एम्फासिस कोफोर्ज तो अच्छा एक्शन तेजी के साथ कामकाज कर ही रहे हैं, करीब करीब 1.5% की मजबूती। कोफोर्ज हमारे डीप डाइव रिसर्च सेगमेंट विद अभिषेक गावशिंदे का भी हिस्सा रहा, और जब हमने रिसर्च की वहां से लेकर अपसर्ज ही देखे हैं कोफोर्ज के स्टॉक प्राइस ने। लक्ष्मीकांत जी, आपसे एक राय जानना चाहेंगे। आईटी आउट परफॉर्मर है सेक्टर आज, मिड कैप आईटी प्लेयर्स ने परसिस्टेंट, कोफोर्ज, एम्फासिस जैसे काउंटर्स पर आपकी राय क्या होगी? तेजी की चाल आज के सत्र में। जी, निफ्टी आईटी का इंडेक्स हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर एक कंजेशन ब्रेकआउट तो देखने को मिल रहा है। यहाँ से हमें लगता है कि इसका जो 200 डीएम है अराउंड द लेवल्स ऑफ 40,000 टू 60, वहां तक ये निकल सकता है। सो ओवरऑल जो व्यू है निफ्टी आईटी में शॉर्ट टर्म के लिए तो पॉजिटिव नजर आ रहा है। बट अगर हम मिड कैप आईटी को जो लार्ज कैप आईटी के साथ कंपेयर करते हैं तो मुझे लगता है कि मिड कैप आईटी में अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। उसमें से जो स्टॉक सही लग रहे हैं, वो सबसे पहला स्टॉक है मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा, वो है बिरला सॉफ्ट। सो बिरला सॉफ्ट में एक बुलिश क्रॉसओवर बनता हुआ दिखाई दे रहा है 100 टू 20 डीएमए के आसपास, और पिछले 3 दिनों से यहाँ पर हाई टॉप साइड बॉटम का फॉर्मेशन है। इमीडिएट स्विंग लो इसका 450 के आसपास आ रहा है। उसके ऊपर अगर ब्रेक थ्रू मिलता है तो देन आफ्टर हमें अच्छे खासे अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर अगर हम परसिस्टेंट की बात करें तो परसिस्टेंट अभी कंसोलिडेट हो रहा है, और यहाँ पर भी ये अभी भी सारे की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो एक ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन रखा जा सकता है 6180 के ऊपर। जैसे ही स्तर निकलते हैं हमें फिर फर्दर अपसाइड के मूव परसिस्टेंट में देखने को मिलेंगे। इनिशियल लेवल पे जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो 6450 से लेकर 6500 तक के निकल के आ रहे हैं। जो स्टॉप लॉस है वो अराउंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है 5850 का। और वहीं पर आपने जैसा कोफर्ट्स के बारे में पूछा है तो वहां पर हमें कंसिस्टेंट अपसाइड के मूव तो देखने को मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि उसमें ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है, और अभी अगर ये स्टॉक दोबारा से अपने प्रीवियस स्विंग लो के आसपास आता है अराउंड द जोन ऑफ 1910 से लेकर 1890 तक, तो वो एक बाइंग लेवल्स अच्छा रहेगा। वहां से रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर 1900 से लेकर 1890 के आसपास आता है देन हमें स्टॉप लॉस जो रखना है 1840 का रखना है। और वहां से अगर फिर से अगर पुल बैक मूव आएगा तो हमें लगता है कि ये अपने पिछले स्विंग हाई तक निकल सकता है जो कि 2005 के आसपास है। और अगर 2005 के लेवल्स ब्रेक होते हैं देन 2180 से लेकर 2200 के भी लेवल्स को फुट जाने वाले समय में दिखा सकता है। फुट 2200 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है, इस पर आप नजर रख के चलिए। कुछ और बढ़िया स्टॉक्स भी आपको लक्ष्मीकांत जी ने सुझाए हैं। बाजार पर एक बार नजर डालेंगे। बहुत ही आज भी टाइट रेंज है, और देखिए सपाट कारोबार हो रहा है निफ्टी में। 5 अंकों की हल्की सी तेजी। निफ्टी बैंक में थोड़ा प्रेशर बिल्ड हुआ है, और 175 अंक नीचे निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है अपने सपोर्ट लेवल के आसपास। फिलहाल आपको दिखेगा 57,300 के नीचे आ गया है निफ्टी बैंक। आज अगर आप देखेंगे तो आज भी जो एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है थोड़ा सा मंदी के खिलाड़ियों के पक्ष में आपको झुका हुआ दिखेगा। करीब 1300 शेयर आज गिरावट के शिकार हो रहे हैं, और 1100 शेयरों में आज आपको तेजी दिखेगी। मिड कैप में और स्मॉल कैप में भी मिला जुला ही सेशन है। हल्के से हरे निशान के साथ दोनों के दोनों इंडेक्स आपको ऊपर दिखाई देंगे। निफ्टी भी हो गया है सारे के सारे गेंस गंवा के सपाट 25,550 के नीचे इस वक्त आपको दिखेगा। आईटी शेयर ही बाजार को आज सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, और आईटी के अलावा सेलेक्टिव हम देख रहे हैं कि ऑटो में और मेटल में बाइंग है। आईटी की बदौलत आपको इंडेक्स दिखेगा हरे निशान में या फिर सपाट कारोबार करता हुआ। लेकिन एक सेगमेंट ऐसा है जहां पर हम देख रहे हैं कि आज बाइंग अच्छी हो रही है। ऑटो एंसिलरी स्पेस में आज टायर वाले शेयर चल रहे हैं। सीएट हो गया, अपोलो टायर हो गया, या फिर बालकृष्ण हो गया, वहां पर बाइंग देखने को मिल रही है। 2 से 3% शेयर ऊपर कारोबार कर रहे हैं। व्यू चाहिए एक बार सीएट को लेकर आपसे शरण जी। कैसे देख रहे हैं आप सीएट के शेयर को, या फिर टायर में अगर कोई शेयर आपको बेहतर लग रहा हो जरा उसके बारे में बताइए। आज तो मोमेंटम अच्छा है, रफ्तार दिखा रहे हैं शेयर।
नहीं अभिषेक, सीआरटी एक्चुअली टायर में मेरा टॉप पिक रहेगा, काफी अच्छा लग रहा है। बुलिश पुल एंड फ्लैग पैटर्न बना है, डिसेंडिंग लाइन ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक बार आपको 3750 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, आपको काफी अच्छा ब्रेकआउट देगा। स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई अराउंड 4050 ऑड लेवल्स या लाइफ टाइम हाई भी आप बोल सकते हो, वो लेवल्स आपको रिटेस्ट करते हुए दिखाई दे सकता है। और काफी समय से आप देखो वो टायर स्टॉक्स में काफी अच्छी वॉल्यूम अक्यूमुलेशन हो रही है मई और जून के महीनों में। तो मुझे लग रहा है टायर स्टॉक्स ब्रेकआउट के लिए रेडी हो गए हैं। अगर किसे निवेश करना है सीएट में तो 3550 करीबन 170 ऑड पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आ रहा है, और टारगेट रहेगा इसका प्रीवियस स्विंग है 4050 के लेवल्स के लिए। 4050 के टारगेट होंगे सीएट के लिए पोजिशनल बेसिस पर। और कुछ दिनों पहले रिपोर्ट्स भी आई थी इस पर सीएलएसए की, उनकी भी टारगेट करीब करीब 3900 साढ़े 3900 के आसपास की थी, जहां तक मुझे याद है। सीएट को लेकर वो भी बुलिश थे, और आज हम देख रहे हैं कि 2% के आसपास की तेजी शेयर में देखने को मिल रही है। हरीश जी, एसबीआई कार्ड जरा चेक करिए, लगातार हम देख रहे हैं कि प्रेशर बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। 1000 के ऊपर ये शेयर गया था, लेकिन वहां से लगातार हम देख रहे हैं कि शेयर गिरावट का ट्रेंड दिखा रहा है। भाव हो गए 900 रुपए के आसपास एसबीआई कार्ड के, 2.5% की तेज गिरावट। एसबीआई कार्ड क्या यहां से भी बेचना है, और जिनको मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा हो क्या एग्जिट कर लें इससे? हरीश जी अनम्यूट कीजिए, फिर आपकी आवाज आ पाएगी। भी सुन पा रहे हैं? जी जी बोलिए आप। बिल्कुल अभिषेक जी, हमने एक शानदार रैली देखने मिला था एसबीआई कार्ड्स में। उसके बाद वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। लास्ट 3 दिन से लगातार सेलिंग देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसका सेलिंग फर्दर एक्सटेंड हो सकता है और थोड़ा, क्योंकि नीचे के सपोर्ट जोन दिख रहा है 880 के अराउंड है। तो मुझे लग रहा है कि 50 डे मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर चुका है स्टॉक प्राइस ने। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा और वीकनेस देखने मिल सकता है। तो अगर किसी के पास लॉन्ग है तो मुझे लग रहा है कि 880 के स्टॉक अभी होल्ड करना चाहिए जो थोड़ा बहुत, क्योंकि जिस तरीके से एक रनअप रैली देखने मिला था तो उसके चलते प्रॉफिट बुकिंग इन नजर आ रहा है। तो 880 के नीचे फिसला तब जाके मुझे लग रहा है कि एक फर्दर वीकनेस देखने मिल सकता है, नहीं तो 880 से फिर से एक बार रिकवरी देखने मिल सकता है। तो मेरा हिसाब से 880 का स्टॉक के साथ होल्ड करना चाहिए कुछ टाइम पीरियड के लिए। 880 टूटता है तो तब भी जाके सेलिंग करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए पोजीशन में। तो मेरा रुझान वही रहेगा कि फ्रेश बाइंग तो अवॉइड करूंगा फिलहाल के लिए। 880 के बाद जब आता है तो मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार रिविजिट करेंगे स्टॉक को। तो उस टाइम पे हम लोग अगर लगता है तो उस टाइम पे रेकमेंड करेंगे बाइंग के लिए। ये बिल्कुल एसबीआई कार्ड पे जो ऑफकोर्स एक डाउनग्रेड भी आया था फॉरेन ब्रोकिंग हाउस का। एसबीआई कार्ड और इंडसइंड बैंक दोनों ही स्टॉक्स में जो है गिरावट देखने मिली, और ये हमने 9 के नवरत्न में आपको पहले ही बता दिया था। अब शरण, एक बार फार्मा स्पेस पे बात करते हैं। यहाँ पे ऑफकोर्स एक अच्छी बाइंग देखने मिल रही है, और थोड़ी देर में जो है हम आपको मई के IQVIA जो डेटा होती है, जो एक्सपोर्ट होता है भारत से, उसका भी हम पूरा आपको रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखेंगे। कि ओवरऑल जो रिपोर्ट कार्ड है वो अच्छा लग रहा है, और ऑफ कोर्स जो टैरिफ्स के पहले जितने शिपमेंट्स जाने हैं पुराने भाव पे वो चले गए हैं पिछले 2 से 3 महीने में। तो वो जो नंबर्स हैं वो आपको मई के नंबर्स भी अच्छे दिखने मिल रहे हैं। और मई के नंबर्स की धीरे धीरे अगर हम बात करें तो वो आपको एक्सपोर्ट नंबर्स हम आपको बताएंगे। लुपिन का भी आज एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो था, जहाँ पे USFDA की अप्रूवल आई थी आई ट्रीटमेंट ड्रग में। शरण, फार्मा स्पेस पे जो है ऑफकोर्स इंटरेस्ट बना हुआ है। यहाँ पे आपको कौन से स्टॉक्स लगते हैं जहाँ पे कमाई के जरिए हो सकते हैं, और 1 या 2 अच्छे फेवरेट पिक्स बताए अपने शरण। तो शरद जी, पहला तो लॉरेस लैब ही रहेगा। काफी अच्छे प्राइस एक्शन दिखाई दे रहे हैं। मैं भी नंबर्स पढ़ रहा था तो इनके एक्सपोर्ट डेटा मंथ ऑन मंथ क्यू ऑन क्यू भी काफी अच्छे बढ़ गए हैं। तो ओवरली स्टॉक प्राइस एक्शन काफी पॉजिटिव है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो जैसे मैं पहले भी कहता हूँ, एक बार अगर ऑल टाइम हाई बना है तो कोई हाई की लिमिट भी नहीं होती है। अगर आने वाले समय में मुझे 750 चल रहा है स्टॉक, आने वाले समय में 800 टू 850 ऑड लेवल्स रूल आउट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, मुझे डीवीज लैब की अगर बात करें, वो भी फंडामेंटली बहुत अच्छा लग रहा है। उनके भी नंबर ठीक ठाक आए थे। अगेन स्टॉक ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे भी आपको एक नई हाई देखने को मिल सकती है अराउंड 7000 टू 7200 ऑड लेवल्स। तीसरा, मुझे ग्लेनमार्क भी काफी अच्छा लग रहा है। काफी पॉजिटिव प्राइस एक्शन है। दो अराउंड अबाउट 1800 टू 1850 के ऑड लेवल्स। तो ये 3 स्टॉक मेरे नजर में रहेंगे आने वाले समय में। और एक और स्टॉक है जाइडस लाइफ। मैं नहीं बोलूंगा हाई टच करेगा, मगर नीचे के स्तरों से एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो आप डेफिनेटली अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। बाकी लॉरेस और डीवीस काफी पॉजिटिव लग रहे हैं, आने वाले समय में एक न्यू हाई भी बनाते हुए दिख सकते हैं।
ऑफ कोर्स मेटल स्पेस पे डिस्कशन किया, फार्मा पे किया और आईटी पे भी डिस्कशन हो रहा है, लेकिन एफएमसीजी स्पेस में जो है प्रॉब्लम दिखने मिल रही है। ऑफ कोर्स पिछले 2 दिन से जो है सेलिंग प्रेशर भी आ रहा है। कल हमने देखा नेस्ले वाले स्टॉक्स, नेस्ले स्टॉक्स थे, फिर एचयूएल था, सब में एक सेलिंग प्रेशर आया था। आज भी देखे एफएमसीजी स्पेस में तो कुछ खास मूवमेंट नहीं आ रहा है, थोड़ी सी रोटेशन हो रही है, पर सेलिंग आपको देखने मिला है मैरिको, यूनाइटेड ब्रूअरीज और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को लेके। हरीश जी जरा एफएमसीजी स्पेस में बताएं कि यहाँ पे ऑफकोर्स देखिए शॉर्ट्स तो नहीं ले सकते, भी बाजार वैसा है नहीं, लेकिन यहाँ पे जो सेलिंग इंटेंसिफाई हो रही है, प्रेशर पिछले 2 से 3 सेशन में एफएमसीजी जो है प्रेशर में है। अब ऑफकोर्स जो कंजम्पशन है रूरल का या जो रिकवरी हो रहा है उस पर कुछ सवाल अभी भी उठ रहे हैं, तो ज़रा आप बताएंगे कि यहाँ पे कुछ शॉर्टिंग के कुछ भी जरिए बन रहे हैं एफएमसीजी पैक में, कि अभी भी अवॉइड की ही सलाह है? देखिए वॉल्यूम्स भी धीरे धीरे कम ही हो रहे हैं। शरण जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए लास्ट कुछ दिनों से एफएमसीजी में एक बिकवाली देखने मिल रहा है कंटिन्यूसली। जो बड़े स्टॉक्स भी हो देखा है, तो कॉलफॉल वगैरह भी तो कंटिन्यूस डाउन मूव में दिखाई दे रहा है। तो रैडिको भी एक क्लियरली एक ब्रेकडाउन दिया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल के लिए बाइंग के लिए मेरे रुझान में देखा है तो एक ही स्टॉक मेरे रडार पे नजर आ रहा है, जो है ब्रिटानिया। देखिए ब्रिटानिया तो में हर डिप में बाइंग देखने मिल रहा है, वहां से जैसे डिप आता है वहां से रिकवरी भी देखने मिल रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी एक डिप मिला था और नीचे से रिकवरी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अच्छा खासा बेस बन चुका है 5650 के अराउंड, तो वहां से बिल्कुल बाउंस बैक, मल्टीपल टाइम्स बाउंस बैक देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि पहले भी मैंने इस स्टॉक को रडार पे रखा था। मुझे लग रहा है कि ब्रिटानिया एक अच्छा स्टॉक रहेगा कंटिन्यूसली और ट्रेंड भी होल्ड कर रहा है, तो बाय करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ब्रिटानिया में होल्ड करना चाहिए कुछ टाइम पीरियड के लिए। ऊपर तो मुझे लग रहा है कि 5950 के ऊपर निकलता है कि इमीडिएट टारगेट बनेंगे 5950। अगर ये प्राइस निकल जाता है एक फर्दर स्ट्रॉन्ग रैली देखने मिल सकता है। मुझे लग रहा है कि ब्रिटानिया में बाय करना चाहिए करंट लेवल्स पे। मैं रेकमेंड करूंगा ब्रिटानिया को बाय करने के लिए, और कि स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 5630 का और होल्ड करना चाहिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। ऊपर का पहला टारगेट बनेगा 5950 और उसके ऊपर निकलता है तो 6000 के ऊपर भी निकल सकता है स्टॉक प्राइस। ओके तो चलिए एफएमसीजी पैक पर ये एक नजरिया इस वक्त बनता हुआ। ब्रिटानिया 5761 के लेवल्स पर, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर भी नजर होनी चाहिए। गेंस फ्रिजल आउट होते हुए लगातार 25,560 के लेवल्स निफ्टी में भी जो शुरुआती तेजी थी वो तेजी खत्म होती हुई नजर आ रही है। और बैंक निफ्टी की तरफ से भी अगर आप देखेंगे गिरावट और ज्यादा गहराती हुई बैंक निफ्टी में 57,297 के लेवल्स पर करीब 162 अंकों की गिरावट है। ब्रॉडर मार्केट्स के ट्रेंड पर भी नजर होनी चाहिए, वहां पर भी वॉलेटाइल मूव्स ही हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेसेस को अगर आप देखेंगे तो क्लियरली बेंचमार्क्स ब्रॉडर मार्केट्स वॉलेटिलिटी येट थर्ड सेशन कह सकते हैं कमजोरी का। और ऊपरी स्तरों से अगर आप देखेंगे करीब 350 अंकों की बिकवाली बैंक निफ्टी में इस वक्त नजर आएगी। 57,628 के लेवल्स दिखाने के बाद अब 57,290 के लेवल्स के पास फिसलता हुआ बैंक निफ्टी। लेकिन बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में 2 काउंटर्स पर नजर होनी चाहिए, एक तो इंडसइंड बैंक और दूसरा आरबीएल बैंक। ऑपोजिट मूव्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। इंडसइंड बैंक हमारे बिग बोल्ड ब्रोकरेज का हिस्सा भी था। आज सुबह सुबह हमने बाजार खुलने से पहले आपको बताया था कि इस पर नेगेटिव डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। करीब 3% की गिरावट है। गोल्डमैन सैक्स की डाउनग्रेड और सेल की राय, इनफैक्ट डाउनग्रेड कर उन्होंने सेल की राय दी है। टारगेट्स जो हैं उसे भी घटाया इंडसइंड बैंक पर, और वही आप देख रहे हैं 853 के लेवल्स पर स्टॉक में डाउन ट्रेंड। लेकिन इसके ठीक विपरीत आरबीएल बैंक की अगर बात करें 1.25% की तेजी यहाँ पर। सिटी ने पिछले दिनों इसे अपने पॉजिटिव वॉच लिस्ट में भी डाला। पॉजिटिव रिपोर्ट के दम पर आरबीएल बैंक के चार्ट्स में पॉजिटिव नजरिया है। हरीश, इस ट्रेंड पर एक टेक आपसे जानना चाहेंगे, इंडसइंड बैंक में डाउनसाइड, आरबीएल बैंक में अपसाइड। बिल्कुल मानसी जी, दोनों एकदम रिवर्स के अपोजिट साइड पे चल रहे हैं स्टॉक प्राइस देखा है तो। इंडसइंड बैंक एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया था कल परसों के ट्रेडिंग सेशन में 860 का जो रेजिस्टेंस था, लेकिन होल्ड नहीं कर पा रहा है आज के दिन। तो वापस देखा जाए तो सपोर्ट जोन फिर से 830 के अराउंड आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 830 एक इमीडिएट सपोर्ट है जो 50 डे मूविंग एवरेज का भी आसपास है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि 830 के नीचे फिसल जाता तो फिर से एक बार बेरिश मूव देखने मिल सकता है इंडसइंड में। तो जब तक 830 के ऊपर है मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन कंटिन्यू रह सकता है। और ऊपर के रेजिस्टेंस जो है 865 870 के लेवल्स दिखाई दे रहा है इंडसइंड में। और आरबीएल की बात करते हैं, देखिए आरबीएल एक सरप्राइजिंग मूव देखने मिला है। आरबीएल से नीचे लेवल से एक शानदार रैली देखने मिला था ऑलमोस्ट 160 लेवल से देखा है तो फिलहाल देखा जाए तो आरबीएल के रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ चुका है स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि 270 275 का अराउंड एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, वहां पे शायद स्टॉक प्राइस रुक सकता है
तो और जिस तरीके से रैली देखने मिला है कुछ टाइम पीरियड से, मतलब RSI वगैरह एकदम ओवरबॉट हो चुका है, मुझे लग रहा है कि किसी के पास बाइंग है, होल्ड है, तो इस लेवल्स पे थोड़ा बहुत एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुकिंग के लिए कोशिश करना चाहिए, और फिर से एक बार डिप आए तो बाइंग कर सकते हैं। तो फ्रेश बाइंग तो अवॉइड करूंगा फिलहाल के लिए। तो किसी के पास लॉन्ग है तो थोड़ा बहुत 50% एटलीस्ट यहाँ पे कवर कर सकते हैं, 270-275 लेवल्स के पास मिलता है तो बेटर रहेगा। और फिर से एक बार डिप मिल सकता है, बिल्कुल उस टाइम पे बाइंग करना चाहिए RBL में। क्या ये किराए इस वक्त इंडसइंड बैंक, RBL बैंक दोनों काउंटर्स पर नज़र होनी चाहिए। रिवर्स एक्शंस यहाँ पर इंडसइंड बैंक कमजोरी, RBL बैंक में तेजी का दौर देखने को मिला है। रियल एस्टेट पैक पर भी फोकस है और रियल एस्टेट में गिरावट लगातार हम देख रहे हैं। पिछले हफ्ते से ही गिरावट की चाल जो है चली है। शरण, रियल एस्टेट आपके फोकस रेडार पर भी था, एंट्री अपॉर्चुनिटीज इनफैक्ट ढूंढी जा रही थी, क्या इसे एंट्री अपॉर्चुनिटी समझते हैं आप? और हाँ तो फिर लार्जर प्लेयर्स या छोटी मजौली रियल एस्टेट कंपनियां? फंडामेंटली डेफिनेटली रिजल्ट्स काफी अच्छे आएंगे और आने वाले समय में भी नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मगर ओवरऑल चार्ट पैटर्न में मैं बोलूंगा थोड़ा समय रुक के लीजिए। पूरे इंडेक्स पे जिस हिसाब से मैं प्राइस एक्शन देख रहा था, मुझे लग रहा है और 2 to 3% कट आने के चांसेस है। तो एक बार 2 to 3% कट आ जाए उसके बाद आप बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। मेरा टॉप पे वापस रहेगा DLF, प्रेस्टीज, ओबरॉय और लोधा, ये चारों में आप निवेश कर सकते हैं, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अब मुझे लग रहा है आने वाले 1 से 2 साल में इनके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव लेंगे, लॉन्चेस बहुत ही अच्छे हैं और जितने आज के डेट में न्यू बायर्स हैं सबको ब्रांडेड डेवलपर्स के साथ ही काम करना है, तो इनके सेल आने वाले समय में भी अच्छे ही होंगे। ओवरऑल इंटरेस्ट रेट कट आए है, टैक्स कट आए है, तो डेफिनेटली थोड़ा लैग इफेक्ट होता है, 3 से 6 महीने के बाद आप इम्प्रूवमेंट देखते हैं। इसके लिए मैं बोलूंगा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाए, 2 to 3% और कट आ सकता है, उसके बाद आप निवेश करने का सोच सकते हैं। डिप्स की स्ट्रैटेजी तो यहाँ पर जहाँ गिरावट मिले खरीदारी के मौके ढूंढे। लेकिन शरण ने ही एशियन पेंट्स पे सेल 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 कहा था और एक सुर में बाजार खुलने से पहले जब अभिषेक ने सवाल पूछा था, एशियन पेंट CCI के स्कैनर में आ गया अभिषेक, और आज देखिए स्टॉक में मूवमेंट डाउनसाइड 0.5% to 1%। एशियन पेंट्स मानसी, अब ये बिरला ऑपस नई कंपनी है, मार्केट पकड़ने की कोशिश कर रही है। उनका जो रेवेन्यू मार्केट शेयर है 25 में 10% पहुंच गया है, तो तेजी से कैचअप कर रहे हैं। तो थोड़ी घबराहट बढ़ना एशियन पेंट्स की लाजमी है, जिनका डोमिनेंस है। अब मार्केट शेयर जो एशियन पेंट्स का है वो 50% से भी ज़्यादा का है। बिरला ऑपस की अगर मार्केट शेयर की बात करें तो रफली अराउंड 6 से 7% की है। और बिरला ऑपस ने एशियन पेंट्स के ऊपर आरोप लगाया है कि वो मार्केट में अपने डोमिनेंस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस अपना रहे हैं, जिससे उनको नुकसान हो रहा है। और इसके बाद CCI ने जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि एशियन पेंट्स ने कहा है कि वो जांच में पूरी तरह से सहयोग करेंगे और देखते हैं कि क्या कोई कानूनी रास्ता भी वो अख्तियार करते हैं इस मामले में। जो डेकोरेटिव पेंट डिवीज़न है उसमें कंपटीशन को हर्ट करने का आरोप लगाया है बिरला ऑपस ने, जो कि ग्रासिम की पेंट डिवीज़न है। आरोप क्या क्या लगाए हैं? आरोप ये लगाए गए हैं कि एशियन पेंट्स ने डीलर्स पर बिरला ऑपस के प्रोडक्ट नहीं रखने का दबाव बनाया है। यही नहीं, ग्रासिम के जो टिंटिंग मशीन वापस करने और सप्लाई ब्लॉक करने का आरोप लगाया है। यही नहीं, डीलर्स पर क्रेडिट को घटाने, उनके फायदे और सपोर्ट कम करने, इसको लेकर भी दबाव बनाए हैं अगर वो बिरला ऑपस के प्रोडक्ट अपने पास रखते हैं, उनको स्टॉक करते हैं तो। साथ ही साथ कुछ आरोप ये भी हैं कि एशियन पेंट्स ने डीलर से कहा है कि अगर वो एक्सक्लूसिव डीलरशिप अग्रीमेंट करते हैं एशियन पेंट्स के साथ तो उनको स्पेशल डिस्काउंट ऑफर किए जाएंगे, फॉरेन ट्रिप्स ऑफर किए जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये आरोप लगाए हैं बिरला ऑपस ने और इसकी अब जांच के आदेश दे दिए हैं CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। और 90 दिनों के अंदर इस जांच की रिपोर्ट भी आ जाएगी, क्योंकि अब तमाम डीलर्स तक पहुंचना होगा, उनसे उनकी बात सुननी पड़ेगी, ये जांच थोड़ी लंबी खींचेगी। तो ये चीज़ें हुई हैं। लेकिन एशियन पेंट्स की अगर हम शेयर की बात करें तो ये थोड़ा रिकवर करते हुए रहा था, लेकिन दिग्गज रेटिंग फर्म है CLS से अंडर परफॉर्म की रेटिंग इन्होंने कायम रखी है और जो लक्ष्य दिया है 1966 रुपये प्रति शेयर का इसके लिए लक्ष्य दिया है, जो कि मौजूदा भाव से करीब करीब 400 रुपये नीचे के टारगेट से एशियन पेंट्स के लिए।
अब ये मार्केट शेयर के हम डेटा दिखा रहे हैं। आप देखिए एशियन पेंट्स 52% का मार्केट शेयर कमांड करता है। बर्जर पेंट जो कि सेकंड लार्जेस्ट है, कितना अंतर है, 20% के मार्केट शेयर बर्जर के पास है। कांसाई नेरोलैक के 13% और बाकी जो कंपनीज हैं उनकी 10% से भी कम के मार्केट शेयर है। और बिरला ऑपस जो कि एक नई कंपनी है, हालांकि एक्सपेंशन वाले मूड में है बिरला ऑपस, लेकिन 7% के आसपास का मार्केट शेयर बिरला ऑपस का भी हो गया है। तो एक ये नेगेटिव खबर, हालांकि स्टॉक प्राइस में हम कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव रिएक्शन नहीं देख रहे हैं, फिर भी करीब 1% के आसपास की गिरावट आज के सत्र में हम एशियन पेंट्स के शेयर में देख रहे हैं। 0.25% के आसपास की नरमी है एक नेगेटिव न्यूज के चलते। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और फिलहाल शरण जी आपका बहुत शुक्रिया, निमेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया और लक्ष्मीकांत जी आपने आज समय निकाला हमारे लिए, आपका भी बहुत शुक्रिया आज शो में जुड़ने के लिए। लेकिन चलिए शो में आगे बढ़ेंगे और लेकर आएंगे 10 का बाजार और शुरुआत करेंगे इसकी हेडलाइंस के साथ।